चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं आपके हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 को। एंड चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 जो है ना बेटा, ये एक ही पार्ट है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वो एक चीज समझ लेना, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ये देखने में लगता भी है, लेकिन एक्चुअल में जब इसके अंदर हम डाइव करते हैं तो ऐसा हमें पता चलता है कि चैप्टर का कंटेंट बहुत ही लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है और वो मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका जो टाइम फ्रेम है वो 20th सेंचुरी का है। ठीक है, चैप्टर का टाइम फ्रेम कब का है? अभी तक हमने चीजें कब देखी? 18th सेंचुरी। तो अभी तक हमने जो टाइमलाइन कवर किया था वो 18th सेंचुरी का था। 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था 1800 से लेके 1899 तक। फिर कुछ चीजें हमने 19th सेंचुरी की भी देख रखी है। ठीक है, तो सॉरी, ये 19th सेंचुरी ही हमारा होगा। अभी 18th सेंचुरी का हमने यहाँ पे एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। ओके, 18th सेंचुरी का मतलब ये नहीं होता। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से लेकर के, हाँ ठीक, सॉरी माय बैड। 18th सेंचुरी मतलब 1700 से कहानी शुरू हुई, जो कि वो सब थोड़ा बहुत रिवॉल्ट वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। 1799 तक ये चलती है। फिर आपको आता है 19th सेंचुरी, जहाँ पे कहानी शुरू होती है 1800 से लेकर के 1899 तक ये कहानी चलती है। तो ये सब हम देख चुके हैं। इसमें कुछ प्रिंटिंग प्रेस, रिवॉल्ट हमने देखा, एंड रिवॉल्ट वगैरह 1857 रिवॉल्ट सब इसी में खत्म हुआ 19th सेंचुरी में। अब हम थोड़ा सा कहानी लेके चल रहे हैं अपना 20th सेंचुरी में, जहां पर हमें आजादी मिली थी। ओके, तो ये टाइम पीरियड कैरी करता है। ये स्टार्ट होता है 1900 से लेकर के और ये चलता है 1999 तक। तो 99 तक छोड़ो, हमारा तो 1947 में हमें आजादी मिल गई। तो इस चैप्टर का जो टाइम फ्रेम है वो 1900 से लेके 1947 तक ही है। अब इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स चलाई गई आजादी को हासिल करने के लिए, और उन्हीं मूवमेंट्स के बारे में हमें यहाँ पे चीजों को पढ़ना है कि इन मूवमेंट्स में पर्टिकुलरली जो हमारे पीजेंट्स थे, यानी कि जो किसान थे, उनका क्या योगदान था, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। एंड इसके साथ साथ वर्कर्स का, और इसके साथ साथ वुमेन्स का, जो औरतें थी उनका क्या योगदान था, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे थे उनका क्या योगदान था। तो ये चार इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास बचते हैं, चार इंपॉर्टेंट फिगर है, जो कि इन उन्होंने अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स, हम इसको बोल सकते हैं कि अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स में, आजादी के मूवमेंट में इन लोगों ने अपना योगदान दिया था। ये चीज है। तो पीजेंट्स एंड वर्कर हम पढ़ते हैं 6th चैप्टर में, एंड वुमेन्स एंड स्टूडेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं 7th चैप्टर में। बस इतना ही है। लेकिन 7th चैप्टर में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन हमें और मिलता है, जो कि दलित के रिगार्डिंग है। तो वो हमें एक सेपरेट सा पोर्शन है, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले तो मेनली हमें क्या स्टडी करना है चैप्टर 6 में, कि क्या क्या नेशनल मूवमेंट्स चलाई गई थी, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड सॉल्ट सत्याग्रह था। फिर इसके बाद हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट आया। ठीक है, तो इन सभी चीजों में पीजेंट्स, वर्कर्स, वुमेन्स एंड स्टूडेंट्स ने क्या रोल प्ले किया वो हम समझेंगे। बट इनसे पहले मैं एक आपको अच्छा सा ओवरव्यू बता दूंगा कि ये सारे मूवमेंट शुरू क्यों हुए थे। आप एक बार ये समझ गए कि ये मूवमेंट शुरू क्यों हुए थे, फिर आपको इनका रोल समझने में आसानी हो जाएगा। उससे पहले मतलब इतना तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन एक चीज और सवाल आता है, जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, कि आखिर ये जो पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे, ये नेशनल मूवमेंट में शामिल हुए कैसे। क्योंकि इनके पास तो पढ़ाई लिखाई की उतनी ज्यादा नॉलेज थी नहीं, ये उतना ज्यादा अवेयर नहीं थे, लेकिन अवेयरनेस फैलाने का काम पहले हो चुका है। अभी आप देख चुके हो पहले ही। पीछे से इसको कनेक्ट करो। चैप्टर 4 में आपने देखा किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई गई लिटरेचर और पेंटिंग का यूज करके, कितने सारे न्यूज़पेपर्स का भी यूज किया गया, लेकिन फिर भी ये लोग उतना ज्यादा नेशनल मूवमेंट से नहीं जुड़े थे। तो इनको नेशनल मूवमेंट्स में जोड़ने में बहुत ज्यादा हाथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, लेफ्ट पॉलिटिक्स का भी है। लेकिन जब गांधी जी की एंट्री होती है खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह में, उसके बाद पीजेंट्स जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा इनके साथ जुड़ जाते हैं। और एक मुंबई मिल में एक आपका प्रोटेस्ट हुआ था वर्कर के द्वारा, उसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था वर्कर्स को, जिसमें वर्कर्स काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं गांधी जी से, और इनकी एक आवाज के साथ ही ये दौड़ लगा देते हैं गांधी जी के पीछे। और यही सेम चीज वुमेन्स के साथ भी था, वो लोग भी गांधी जी से काफी प्रभावित थी। तो गांधी जी का बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है आजादी में। बाकी स्टूडेंट्स का क्या था, ये यंग जनरेशन के थे, इनको बढ़ावा दिया गया। ये लोग खुद ही परेशान थे गवर्नमेंट से, तो बोला लाओ मारपीट जो होगा देखा जाएगा, कर ही लेते। तो ये एक मैटर हुआ।
चलो तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। तो चैप्टर 6 स्टार्ट ये बताता है, इंट्रोडक्शन। इन 20th सेंचुरी इंडिया पीजेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन टर्न देम इनटू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रास रूट मूवमेंट। स्टडिंग देयर कंट्रीब्यूशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ रूरल अनरेस्ट कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट एंड लैटरल इन्फ्लुएंस पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रीगेट पॉलिसीज। क्लियर है? चलिए, सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीजेंट्स इशू इन इंडिया। अब ये समझो कि इनका इशू क्या था, किस इशू को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया। देखो पहला इशू क्या था यहाँ पर, पीजेंट्स का बर्डन ऑफ रेवेन्यू सिस्टम। हम किसान के बारे में जानते ही है, ये जमींदार से भी परेशान थे और मनी लेंडर से भी ये परेशान थे। सूद पे जो कर्ज दे रहे थे, जमींदार इनके जमीनों पे कब्जा किए हुए थे, तो इनका जमीन पूरे तरीके से छीन लिया गया था, इनको घरों पे अधिकार छीन लिया गया था, इनके घरों के, इनके बच्चों के साथ, औरतों के साथ बदसलूकी की जा रही थी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। वही सब चीजें कंटिन्यू हो रही थी। जितने भी चैप्टर सब पढ़ रहे हो ना, अपने यहाँ पर स्टडी कर रहे हो हिस्ट्री में, ये 8 चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है बेटा। चैप्टर 1 आपको बस आइडिया बताता है अलग अलग हिस्ट्री का, लेकिन चैप्टर 2 जो स्टार्ट होता है कहानी हमारा 19th सेंचुरी में, और कुछ चीजें हम यहाँ पर 18th सेंचुरी के बारे में भी जानते हैं। तो 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में हो रही थी, हमारे सोशल इश्यूज और साथ में अंग्रेजों के इश्यूज को, इनसे कैसे लड़ते हुए हमारे देश ने आजादी हासिल की है, वही पूरा सफर आपके सिलेबस में डिस्कस किया गया है। तो वही इश्यूज जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सारे इश्यूज को यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया। किसने पॉइंट आउट किया? तो सबसे पहले इस इशू को यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाले थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यही सब उनका इशू था। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे, रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे फाउंड हुआ था 1885 में विद द एम ऑफ रेजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग एजुकेटेड बंगाली। इनका स्टार्टिंग का मुद्दा क्या था? स्टार्टिंग का मुद्दा वही था, एजुकेट करना लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ विलेज कम्युनिटी, इन्होंने विलेज में कमेटी बनाई, पब्लिक मीटिंग्स किए, रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए। गांधी जी ने प्रमोट किया ग्राम स्वराज या फिर विलेज सेल्फ रूल, यानी कि गांव का अपना खुद का कानून व्यवस्था होना चाहिए, ये उन्होंने प्रमोट किया गांधी जी ने। इसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए पब्लिक मीटिंग्स और ज्यादा की गई, पंचायत, पूरा पंचायती सिस्टम बनाया गया, पंचायत कॉन्फ्रेंस हुआ। लीडरशिप ऑफ गांधी जी और अदर्स और भी बहुत सारे थे। गांधी जी ने तो ग्राम स्वराज का नारा दे ही दिया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने भी मास प्रोटेस्ट यहाँ पर हिस्सा लिया। और इनके प्रभाव से, यानी कि इनके स्पीचेस से, इनके बातों से इंस्पायर हो करके लोग इनके साथ जुड़े, किसान इनके साथ जुड़े, लोकल लोग, मजदूर इनके साथ जुड़े, औरतें आई, जिससे मूवमेंट और ज्यादा मजबूत होता गया आहिस्ता आहिस्ता। तो इम्पैक्ट ये हुआ कि लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन वी आर ड्रॉन इनटू द नेशनल मूवमेंट। पीजेंट्स डिमांड वी आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू कांग्रेस पॉलिसीज एंड इन्फ्लुएंस कल्चर। तो पीजेंट का डिमांड वही था कि हम, ठीक है, वो भी कांग्रेस के साथ आ ही जाते, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ वो भी आने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन वही था कि भाई हमारा मुद्दा भी उठना चाहिए। ठीक है, यही था। इसके बाद लेफ्ट पॉलिटिक्स आता है कि लेफ्ट पॉलिटिक्स ने क्या रोल किया यहाँ पर पीजेंट मोबिलाइजेशन में। तो पहले उन्होंने किया, लेफ्ट विंग पार्टी में कौन था? CPI, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इनका पहला फोकस था क्लास स्ट्रगल एंड लैंड जस्टिस के बारे में, क्रिटिसाइज बोथ कॉलोनियल एंड कैपिटलिज्म सिस्टम इमर्जिंग इन ब्रिटिश इंडिया। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पे था कि भाई जिसके पास पैसा है वो उतना ही यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, कुछ सिस्टम्स बनाए गए। कैपिटलिज्म में क्या था? आप जितना भी काम करो लेकिन आपको आपकी जरूरत के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम इन्होंने लाया। फिर एक ये था कि आप कम काम करो, जितना पैसा आप लगा पाओगे उतना ज्यादा पैसा कमा लोगे। तो भाई जिसके पास पैसा है वही तो कर पाएगा ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का शुरू से एजेंडा वही रहा। ये मजदूरों की ही पार्टी बनी थी शुरू से, लेकिन बाद में वो पार्टी का तो बदल ही जाता है ट्रेंड। इसके बाद क्या है? स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन। तो ऑर्गेनाइज द रूरल मासेस, द लेफ्ट बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन। इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन लिया, जो मुद्दे थे किसानों के कि जमीनों पे कब्जा खत्म किया जाए, जमींदार जो मनी लेंडर्स उनको सूद पे कर्ज दे रहे हैं वो चीज को खत्म किया जाए, उनसे जबरदस्ती काम ना कराया जाए, उनके साथ उनको बदसलूकी ना की जाए, उनको इज्जत से देखा जाए, उनको इज्जत दी जाए उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग। ये सब चीजों को, ये सब पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किया, जिससे किसान इनसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इस वजह से भी जो किसान थे वो यहाँ पर जुड़ पाए आपके नेशनल मूवमेंट के साथ। और यही सेम चीजें वर्कर्स के साथ भी हमें देखने को मिली कि जितने भी मजदूर थे वो भी यहाँ पर जुट पाए। ठीक है, ये ध्यान है। वर्कर्स के बारे में बताऊंगा, अभी वर्कर्स के भी हाल बहुत ज्यादा खराब थी। रुको आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये नेक्स्ट पेज लोड हो रहा है, होने दो इसको पहले। हाँ हो गया। ठीक है, तो नेशनल इंपैक्ट वही पड़ा जो मैंने आपको बताया है। आगे हम चल सकते हैं।
अभी नेशनल मूवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या नेशनल मूवमेंट्स यहाँ पर था। ठीक है, देखो वर्कर्स का डिस्कशन तो वैसे भी आएगा बाद में, मैं अभी ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो जब आएगा तो हम वहां पे फिर ऊपर ऊपर से मतलब बता देंगे कि तो बताया हुआ है। किसान का तो प्रॉब्लम आप समझ गए। देखो वर्कर्स का क्या प्रॉब्लम था, वर्कर्स कौन थे, ये वो थे जो मिल एंड फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, सिंपल सा चीज है। ये वर्कर्स के की मजदूर जो कि मिल एंड फैक्ट्रीज में यहाँ पे काम कर रहे थे। तो 18th सेंचुरी में यहाँ पर फैक्ट्रीज ब्रिटेन में बहुत ज्यादा ट्रेंड शुरू हो चुका था। 19th सेंचुरी में इंडिया में भी अच्छा खासा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। और वर्कर्स को यहाँ पर क्या था, वेजेस सही से नहीं मिल रहा था, यानी कि उनका जो मजदूरी है वो दिन भर काम कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे उनकी मजदूरी नहीं मिल रही थी। यहाँ पर कोई प्रॉपर वर्किंग आवर भी नहीं था, मतलब 6 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, नहीं, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन बनाया नहीं। बस दिन दिन भर उनको खटाया जा रहा था और उनके उनके मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा भी नहीं दिया जा रहा था, तो ये प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ी। इसके बाद नो प्रॉपर हेल्थ सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर उनके पास हेल्थ का सिक्योरिटी भी नहीं था, कोई प्रॉपर हेल्थ सिक्योरिटी नहीं था। मान लो भाई आप काम कर रहे हो, काम करने के दौरान आपसे कुछ चोट लग गया, आपको मशीन में आपका हाथ चला गया, का हाथ में कुछ थोड़ा सा कट गया, छट गया, या हाथ टूट गया, हाथ कट गया, या ऑन द स्पॉट मान लो किसी वर्कर की डेथ हो गई, तो क्या होगा उसका, उसके बारे में कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कि भाई तो क्या मिलेगा या उसके परिवार को क्या मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। और ना ही कोई प्रॉपर हेल्थ सेफ्टी था, यानी कि अब कोई आप डेडली काम कर रहे हो, जो खतरनाक काम है, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर ग्लव्स नहीं है, कोई प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं है, कोई चश्मा नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं। ये सारे प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वर्कर्स परेशान थे और इस वजह से वर्कर्स ने यहाँ पर हमला बोल दिया। और एक चीज आगे बढ़ने से याद रखना, देखो वर्कर्स और किसान क्या कर सकते हैं, आप जरा सोचिए, ये कर क्या सकते हैं। अगर इनको बोला जाए कि आपको यहाँ पर हिस्सा लेना है नेशनल मूवमेंट्स में, तो ये क्या करेंगे। आपको इतना पता है कि ये हथियार से तो लड़ नहीं सकते हैं जाकर के। वर्कर्स के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, वो था यहाँ पर चक्का जाम करना, यानी कि सब चीज को ब्लॉक कर देना, हड़ताल जिसको हम, ठीक है। तो हड़ताल ही एक बहुत बड़ा मेन हथियार था वर्कर्स का, और हड़ताल करके ही वर्कर्स ने अंग्रेजों के नाक में दम किया। वो हड़ताल कर दे रहे, काम ही नहीं होगा, काम नहीं होगा, मालिक को नुकसान होगा, मालिक को नुकसान होगा, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट सरकार को भी पड़ेगा। और अल्टीमेटली देखा जाए तो ज्यादातर कंपनीज तो सरकार की ही थी, सरकार को ही नुकसान पहुंचाना मेन है। ये लोग भी हड़ताल करते थे, और हड़ताल करने के साथ साथ जो इनको बोला जाता था वो ये काम करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर बॉयकॉट करना तो वो करते थे, मतलब ये वही काम करते थे जो इनको बोला जा रहा था, और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं करते थे। एक्स्ट्रा इनके पास कोई ट्रेनिंग तो है नहीं कि जाकर वो लड़ेंगे, लेकिन बाद में फिर वो भी किया गया, हथियारों की ट्रेनिंग भी दी गई इनको, वो बात की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में मेन इनका योगदान जो था, तो जब भी आप रोल स्पेसिफाई करोगे, आंसर अगर लिखना होगा आपको कि वर्कर्स ने, पीजेंट्स ने कैसे योगदान दिया, तो भाई सबसे पहले हड़ताल किया। फिर जैसा उनको बोला गया, जहां पे भी वो दिखे छोटे ग्रुप बना के वो घूमे, प्रोटेस्ट किया। इसके बाद सत्याग्रह का जो एक कंसेप्ट था, सत्याग्रह का कंसेप्ट, सत्याग्रह किया गांधी जी के साथ बैठ करके, गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला के चले। तो जो कदम से कदम मिला के चलने वाला जो लाइन है, इसका मतलब जो वो बोलते गए वो ये करते गए। इस तरीके से उन्होंने अपना एक अच्छा सपोर्ट दिया। वो बोला बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट करना, हड़ताल करना है, कर दिया, खुद की मर्जी से भी हड़ताल कर दी। कहीं कुछ लोग दिखे तो पकड़ के मार के पीट भी दिया। लेकिन गांधी जी का सत्याग्रह का कंसेप्ट था कि मारपीट नहीं करना, तो कुछ को थोड़ा सा मारपीट कर, ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। चलो अब मैं बताता हूँ नेशनल मूवमेंट्स का बैकग्राउंड, हर एक नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहला यहाँ पर एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो कि था एंटी पार्टीशन। ये समझो एंटी पार्टीशन मूवमेंट कब हुआ था, ड्यूरिंग द 1940s। द आइडिया ऑफ डिवाइडिंग इंडिया ऑन रिलीजियस बेसिस, इंडिया नहीं बेसिकली बंगाल है यहाँ पर, ठीक है। नेशनल लीडर्स स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन, फीयरिंग इट वुड वीकेन इट्स इंडियन यूनिटी। देखो वो क्या, 1857 का रिवॉर्ड भी हो चुका था, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जैसे आज के टाइम पे भी क्या होता है, कोई सा भी एक सोशल इशू चल रहा होगा, कोई भी इशू है जिसमें गवर्नमेंट को पॉइंट आउट किया गया है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक का वहां से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी नया पकड़ा खड़ा कर देती है। वैसे ही उस टाइम के अंग्रेजों ने किया। 1857 का रिवॉर्ड तो वो बहुत बुरी तरीके से पीट चुके थे, क्वींस का यहाँ पर चल रहा था अपना रूल, लेकिन बहुत सारे और भी प्रॉब्लमेटिक चीजें उभर रही थी, लोग आजादी मांग रहे थे। तो उस चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने के लिए यहाँ पर क्या बोला, जो भी उस वक्त के जो गवर्नर जनरल, तो उन्होंने बोला, लॉर्ड कर्जन जो थे वो बोले कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, उसको हमें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे हैंडल करने में इतनी बड़ी आबादी को, इतना बड़ा एरिया को प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसको दो बराबर हिस्सों में बांट, दो बराबर नहीं मतलब दो हिस्सों में बांट रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन हम बांट देंगे, दोनों का जगह का कानून अलग रहेगा, जिससे हमें रूल करने में आसानी हो। लेकिन ये एक बहाना था सिंपली बंगाल को बांटने में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में आग डालने में।
ये पार्टीशन उन्होंने कर भी दिया, वो करने में सक्षम भी हो चुके थे, ठीक है। ये पार्टीशन वो सक्षम भी हो चुके थे करने में। ये 1906 की आसपास की बात है, ओके, 1906 के आसपास की बात है। और यही चीज एंटी पार्टीशन मूवमेंट उस वक्त भी चला था जब 1940s में ही इन्होंने इंडिया पाकिस्तान यानी कि दो मुल्क बनाने की बात की थी, तो वो भी एक था। लेकिन पहले ये मुद्दा शुरू हुआ था बंगाल के पार्टीशन के साथ। उन्होंने बंगाल में पार्टीशन कर भी दिया था इस तरीके से, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया कि एक हिस्सा जिसको उन्होंने जोन ए बोला, दूसरे को जोन बी बोला। उस वक्त तक बांग्लादेश का नाम नहीं आया था, ठीक है। इस तरीके से बोला, तो जोन ए ऐसा ही था, ऐसा जोन था जहां पे हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, मुस्लिमों की तादाद कम थी। जोन बी में मुस्लिमों की तादाद ज्यादा थी, हिंदुओं की तादाद कम थी। तो जहां पर जिस कम्युनिटी की तादाद कम था उनको प्रॉब्लम होने लगी, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी। लेकिन बाद में वो जो हुआ 1906 में, फिर बाद में जाकर के उसी साल, उसी सेम साल में जिस साल उन्होंने पार्टीशन कर दिया बोल करके, उसी साल उनको पार्टीशन वापस भी लेना पड़ा, क्योंकि ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट गांधी जी ने यहाँ पर शुरू किया, जिसमें सबसे पहला एक तो उन्होंने सत्याग्रह किया बहुत जोर, और बायकॉट किया इंग्लिश गुड का, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जितने भी सामान बन रहे हैं सबको बॉयकॉट करो, कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बोला हम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जेवर है जो भी है कपड़े लगते सब नहीं, सब यहाँ का इस्तेमाल करेंगे, घर का बना हुआ। और खुद उन्होंने सीखा भी कि क्या हम कैसे बना सकते हैं, चीजों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। यस। और वही सेम चीज नेशनल पार्टीशन के दौरान भी देखने को मिली। दूसरा मूवमेंट यहाँ पे था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी ने चलाई थी 1920 से 1922 के बीच में। ये लॉन्च हुआ था द मूवमेंट इन 1920 टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड इनजस्टिस ऑफ जलियान बाग मैसेकर। तो बेसिकली इसका मेन मुद्दा ये था कि भाई जो जलियान वाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ था, अब आप सभी को याद होगा जलियान वाला बाग के इंसिडेंट, आप ऑलरेडी पहले इसके बारे में पढ़े होंगे। जनरल डायर जो थे, ठीक है, तो पंजाब के बहुत सारे लोग थे, सभी पंजाबी ही थे, वहां पर जितने भी लोगों को मारा गया, वो एक प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जलियान वाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वो जगह का ही नाम है जलियान वाला बाग। उस जगह पे इकट्ठा हुए थे जहाँ पे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, मर्द थे, जिसमें बूढ़े लोग भी थे, ठीक है, सभी लोग थे। और शायद कुछ हजार में उनकी तादाद थी, एग्जैक्ट नहीं पता, और कुछ हजार में उनकी तादाद। और जो जनरल डायर था वो संकी टाइप का ही इंसान था, पगला ही था। वो कुछ अपना सिपाही को लेके जाता है और वहां पर दिन दिहाड़े गोली चलाना शुरू करते हैं, सारे लोगों को वहां पर मारते हैं। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है, कोई जगह भी नहीं बचता कि लोग वहां से बाहर आ जाए। इवन जो बच्चे गोदी में रहते हैं उनको भी गोली मार के रहता था, कोई रह नहीं थी। ये बहुत ही ज्यादा तारीख में जलियान वाला बाग का जो किस्सा है बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक है, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्दनाक है। इसके अगेंस्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने यहाँ पर शुरू की थी, इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो आपको उम्मीद है एक बैकग्राउंड समझ में आ चुका होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। और जलियांवाला बाग के ऊपर दो पिक्चर्स बने हैं, दोनों पिक्चर का जो व्यू है वो अलग है। एक है सरदार उधम सिंह, जिसमें लीड रोल में हमारे आई थिंक विवेक विवेक कौशल ही नाम है उनका ना, विकी कौशल, हाँ विकी कौशल वो है। बहुत अच्छा उन्होंने प्ले किया है और बहुत ही तरीके से मतलब दिखाने की कोशिश की है। तो उन्होंने तो जनरल डायर को मेनली, एक अलग कहानी है उनका। एक केसरी पिक्चर आया अक्षय कुमार जी उसमें है, तो उन्होंने तो वो का नाम है वो लॉयर का, एक लॉयर को उन्होंने ये किया। तो दोनों का मुद्दा अलग है, किस तरीके से लॉयर ने मतलब उन्होंने कानूनी तौर पर अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाई कि ये गलत था, साबित किया गलत था, लेकिन जिंदगी झंड हो चुकी थी उनकी भी। सरदार उधम सिंह ने तो फिर डायरेक्ट हथियार ही उठा लिया था। तो आपको कभी मौका मिले एग्जाम के बाद तो देखना जाना, तो आपको एक व्यू देगा अच्छे से। लेकिन ये एक बैकग्राउंड था इसका, ठीक है। यस। तो इसमें उन्होंने क्या स्टेप्स लिया, स्ट्रेटेजिकली बोला सत्याग्रह किया और बोला बॉयकॉट करने के लिए। तो बॉयकॉट इनका एक बहुत बड़ा मेन मुद्दा था, और नॉन वायलेंट होना चाहिए, ये इनका वही सेम है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम देख चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अलावा एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वो सॉल्ट सत्याग्रह इनके नमक से रिलेटेड कुछ है, और दांडी मार्च भी इन्होंने किया था जो नमक के रिगार्डिंग ही था। फिर नमक पे कब्जा कर रहे थे बहुत ज्यादा अंग्रेज लोग, है ना। आप पानी पी बस उतना। ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट किया गया, सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन यही पर्पस था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार टू के बाद, 1942 में वर्ल्ड वार टू के दौरान ही शुरू हो गया था ये।
और गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू या डाई, करो या मरो। उसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई। इसमें मास प्रोटेस्ट हुआ जिसमें सभी लोग शामिल हुए हैं। इसमें बच्चे थे, स्टूडेंट थे, औरतें थी, किसान था और हमारा वर्कर्स था, सबका सब। अब आओ एक एक करके हम रोल देखेंगे सबने क्या क्या रोल किया। तो पीजेंट्स इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, 1905 में ये मूवमेंट शुरू हुआ, 1911 में ये खत्म। तो 1905 में ऐलान हुआ, 1906 के आसपास ये पार्टीशन उन्होंने कर भी दिया, लेकिन लास्ट में उनको ये पार्टीशन वापस लेना पड़ा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पार्टीशन उस टाइम वो ले चुके थे वापस, लेकिन एक हिंदू मुस्लिम वाला जो था, तो चिंगारी वो डालना चाहते थे, वो चिंगारी वो उस वक्त डाल चुके थे, वो कामयाब हो चुके थे अंग्रेज। और उसी चीज को आज के टाइम पे भी जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसी चीज का वो फायदा उठाती है और आज ठीक करने के बजाय वो और बदतरी करती जा रही है। लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 अंडर द एग्जीक्यूटिव एक्सक्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, और द रियल मोटिव वाज टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम। द स्वदेशी मूवमेंट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट में हम कहते हैं, ठीक है। एज अ रिस्पॉन्स इनकरेज द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड द यूज ऑफ इंडिजियस प्रोडक्ट। तो पहला वही मुद्दा था, बॉयकॉट करो, रेजिस्टेंस करो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, फिर लोकल प्रोटेस्ट एंड इकोनॉमिक सॉलिडारिटी, ये सब उन्होंने किया। क्या किया, रूरल पीजेंट सपोर्टेड द स्वदेशी कॉल बाय रिफ्यूजिंग द ब्रिटिश गुड्स। कपड़े नहीं पहनेंगे, धोती धोती वगैरह पहनेंगे, उनका कपड़ा नहीं पहनेंगे, उनका जो भी सामान वगैरह वो सब नहीं करेंगे, जमींदार उसको यहाँ पर मार के भगाएंगे, टैक्स हम पे करेंगे ही नहीं करेंगे। तो क्या ही टैक्स पे करेंगे, डायरेक्ट तो अंग्रेजों से यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तब टैक्स हम अंग्रेज को क्यों पे करेंगे, ठीक है, ये चीज था। ये था पीजेंट्स मूवमेंट का, तो मतलब एंटी पार्टीशन। ये वही सेम चीजें, बस डिजाइन अलग है, इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारे पास है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपका। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आप बैकग्राउंड आप समझ ही चुके हो, ये इनिशिएट किया गया था बाय महात्मा गांधी। द मूवमेंट प्रोमोटेड नॉन वायलेंस एंड मास रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। द मेन मोटिव वही था, नॉन वायलेंस होना चाहिए, और एक इंसिडेंट में वायलेंस हो गया था जिस वजह से इस कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने। So peasants joined due to grievance against landlords and heavy taxation. पीजेंट्स का रीजन वही था, अभी वर्कर्स के बारे में जानेंगे तो जो रीजन मैंने बताया, वर्कर का रीजन वही था, जो 7 पॉइंट मैंने बताया, उसी वजह से वो इन सभी में शामिल हो रहे थे, क्योंकि उनको वो उम्मीद थी कि भाई अंग्रेज जाएंगे तो हमारी हालत ठीक हो जाएगी, बस सिंपल है। तो मेथड्स ऑफ पार्टीशन वही है, देख लो। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट यहाँ पे किया मुस्लिम पीजेंट स्पेशली इन बंगाल एंड नॉर्थ इंडिया ज्वाइन द मूवमेंट मोटिवेटेड बाय बोथ इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंसर्न। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ जो मेनली दावा करते थे कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये यूपी में फैला, अवध में फैला, केरला में बहुत ज्यादा फैला। और इसका एक मेजर अपराइजिंग हमें इका मूवमेंट के तौर पे यूपी में देखने को मिलता है, वो सेपरेटली पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक छोटा सा असर दिखता है, इका मूवमेंट यूपी में है, देखते हुए आगे चल के। इसके बाद आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था स्पार्क्ड बाय गांधी सॉल्ट मार्च। द मूवमेंट एम टू एंड ब्रिटिश लॉ थ्रू पीसफुल रेजिस्टेंस, क्योंकि उन्होंने नमक पे सब कब्जा कर लिया, नमक को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, साल आपको याद रखना है 1930 से 1934। रीजन ने यहाँ पर वही सेम रीजन से ज्वाइन किया, पार्टिसिपेशन वही था, सॉल्ट ने प्रोटेस्ट इन्होंने किया, और क्या किया, पीजेंट्स इन कोस्टल एरियाज मेड सॉल्ट इलीगली ब्रेकिंग कॉलोनियल लॉज। क्योंकि इन्होंने मोनोपोली बना दी, ये नमक और कोई बना नहीं सकता, सिर्फ हम बना रहे हैं, सिर्फ हम ही बेचेंगे, हम ही देंगे, ये इन्होंने किया। ओके, ठीक है, तो इनका मेन वही सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का मेन रीजन सॉल्ट मार्च था, उनको मोनोपोली जो थी, और यहाँ पे लोगों ने वही किया, रिफ्यूज टू पे लैंड टैक्सेस। इम्पैक्ट वही हुआ, पीजेंट रेजिस्टेंस का सीरियस डिसरप्शन टू ब्रिटिश, क्योंकि इन्होंने टैक्सेस भी देना बंद कर दिया और पूरे तरीके से प्रोटेस्ट किया, अच्छे से सब चीज़ों को बॉयकॉट करने लगे। जब क्वांटिटी में बॉयकॉट होती है फर्क पड़ता है, ब्रिटिश के अंदर टूटने लगी थी। और उस दौरान फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, तो वहां पे भी ब्रिटेन शामिल था।
इसके बाद लास्ट क्या है, ड्यूरिंग आउटकम्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त 1942 में, ये एक लास्ट था। इसमें मेजर आउटकम वही हुआ, द मूवमेंट डिसरप्टेड ब्रिटिश कंट्रोल अक्रॉस इंडिया थ्रू मास प्रोटेस्ट, strikes and civil disobedience. The British responded with widespread arrest, censoring and brutal repression, but this action only increased public resentment. Though independence was not achieved immediately, the movement marked a turning point in India's freedom struggle and weakened the legitimacy of British rule. इमिडिएटली तो आज़ादी हासिल नहीं हुई थी इसके बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरीके से जो एक प्रोटेस्ट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में सभी लोग एकजुट आ चुके थे, किसान, वर्कर्स, औरतें और बच्चे, स्टूडेंट्स भी थे, और सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे, राजा नवाब जो भी थे सभी ने खुल करके अपना सपोर्ट दिया, जिससे ब्रिटिश का जो रूल है वो पूरी तरीके से क्या हुआ, बर्बाद हो गया, मतलब वो आपका कमजोर हो गया वो। यस, स्पेसिफिक रोल पीजेंट्स का वही था, पीजेंट्स अक्रॉस विलेज ज्वाइन द मूवमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, बॉयकॉट करना ही उनका मेन मूवमेंट। आगे चलो, इसके बाद जैसा मैं आपको बोला ईका मूवमेंट, ईका मूवमेंट इस बार आने के भी चांस है एग्जाम में, ये ध्यान देना है। तो नाम में जैसे ईका मूवमेंट यानी कि एकता, तो ये तो द मूवमेंट अरोज एज अ रिस्पॉन्स टू हेवी लैंड रेवेन्यू डिमांड अंडर कॉलोनियल रूल डिमांडिंग इमीडिएट लिवलीहुड्स। The word ईका का मतलब होता है वन, represented the collective unity of farmers against economic oppression though not eliminated specific regions. It writes message of another parts of the, देखो बेसिकली मेन मुद्दा वही था कि भाई हमें जो हेवी टैक्सेस है वो नहीं देना, उसको हटाओ, वो हम नहीं दे सकते। सब टैक्सेस से ही परेशान थे और जमीन के अवैध कब्जे से ही परेशान थे। तो पहला इन्होंने देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, पीजेंट डिमांडेड फेयर एंड जस्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जितना अनिवार्य है, जितना सरकार को देना उतना ही देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। एक्स्ट्रा लोग अगर जमींदार आ जाएंगे, मनी लेंडर्स आ जाएंगे लेने के लिए टैक्स, वो हम नहीं देंगे। दूसरा, क्विक रिडक्शन टू टैक्सेस एंड रिमूवल ऑफ इनह्यूमन इट फॉर नॉन पेमेंट। अब मान लो पेमेंट नहीं दिया गया तो उसका हम कोई भी पेनल्टी भी नहीं देंगे, थोड़ा टाइम हमें मिलना चाहिए, इसके लिए भी एकदम तुरंत में हम पेनल्टी नहीं देंगे, वो भी बहुत ज़्यादा पेनल्टी, इनह्यूमन मतलब बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दी जा रही थी। फिर इसके बाद जानवरों को चराने के लिए भी, ये अब खेतों में ले जाना है, जंगलों में ले जाना है, जानवरों को चराना, वो घास खाएंगे, उसके लिए भी इनको टैक्स देना पड़ता था। ये बोले कि हम उसके लिए भी टैक्स नहीं देंगे। इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट इन्होंने एक पूरा स्टैंड लिया और एक जगह पे अपना एक ये बनाया, ग्रुप बनाया, एक लीडर यहाँ पे चुना, और उसके बाद ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे, बट पीसफुल प्रोटेस्ट था इनका, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट, peasants help raise political consciousness among peasants showing that peasants could organize and demand justice। ये सब चीजें हैं जो आपको पढ़ती है। बटीका मूवमेंट का मेन इम्पैक्ट वही पड़ा, काफी हद तक ये सक्सेसफुल हुआ था, इसको ऐसे ब्रिटिशर्स ने जाके कुचला उचला नहीं, क्योंकि ये वैसा कोई लड़ नहीं रहे थे, बट ये प्रोटेस्ट एक जगह पे करे, तो मेन इनका जो प्रोटेस्ट था वो डायरेक्ट अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं था, वो वैसे इनडायरेक्टली अंग्रेज से लड़ रहे थे, बट डायरेक्ट ये जमींदार और मनी लेंडर्स यानी कि जो सूद पे कर्ज दे रहे थे और जो जबरदस्ती इनकी जमीनों पे जमींदार कब्जा किए हुए थे, उनके अगेंस्ट में इनकी लड़ाई थी, ठीक है। ये चीज आपको समझ, चलो आगे देखेंगे। चलिए, इसके बाद सेम एज इट इज हमें एक बरदौली सत्याग्रह देखने को मिलता है, और बरदौली सत्याग्रह के दौरान ही बरदौली में रहने वाली जो औरतें थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनका नाम पहले वल्लभ भाई पटेल था, सरदार का टाइटल बरदौली की औरतों ने ही इनको दिया था बरदौली सत्याग्रह के दौरान, ये चीज याद रखना। इनको टाइटल कब मिला था सरदार का, बरदौली सत्याग्रह के दौरान मिला था। किसने दिया था, बरदौली की औरतों ने दिया था। यस, सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स रेज्ड इन 1928 इन गुजरात व्हेन ब्रिटिश ऑफिशियल रेज टैक्सेस लाइन टैक्स। देखो हुआ क्या था इस दौरान 1928 में, 1925 से लेकर 27 तक का ही जो टाइम था बहुत दिक्कत था, बारिश सही से नहीं हो रही थी, कहत साली पड़ी हुई थी, फिर एक साल तो बाढ़ ही आ गया। इससे क्या हुआ, बारिश सही से नहीं हो रही है, बाढ़ आने से फसल नुकसान हो जा रहा है, फसल के नुकसान होने की वजह से किसान टैक्स नहीं पे कर पा रहे, क्योंकि वो तो लगान ले रहे थे, लगाने का टैक्स लगान नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बच रहा था उनको खुद के खाने की पूरी नहीं पड़ रही थी वो चीजें। अब यहाँ पर इस चीज को इग्नोर करते हुए अंग्रेजों ने अपना जो टैक्स था, जो मान लो पहले 100 रुपए ले रहा था, 130 कर दिया, मतलब 30% बढ़ा दिया। भाई ऑलरेडी यहाँ पर भुखमरी पड़ी हुई है, उनका खुद के खाने पीने का नहीं है, वो कैसे तुमको देंगे टैक्स, तो सेंस बन रहा है इस बात। लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें देना है तो देना है, ऐसा लगान मूवी में दिखाया जाता है, वही सेम चीज है, देना है दो, नहीं दोगे कैसे नहीं दोगे तुम, देना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर लीडरशिप में इन्होंने लीडरशिप ली थी, वहां के किसानों ने बोला कि भैया मदद की, उनको लगा ठीक है। तो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था बेस्ड ऑन गांधी प्रिंसिपल, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे, बोला नहीं हम टैक्स नहीं देंगे, इंक्रीज टैक्स तो हम नहीं देंगे, जो अभी लगा है वो भी अभी नहीं दे सकते, जब बाद में होगा तब देंगे। ऐसा उन्होंने डायरेक्टली इनकार नहीं किया कि हम देंगे नहीं, वो वक्त मांग रहे थे कि अभी अब टैक्स मत बढ़ाइए, और जो टैक्स है पहले का वो भी हम देंगे लेकिन बाद में। इसका आउटकम वही हुआ, द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू कैंसिल टैक्स एंड रिटर्न कॉन्फिस्केटेड लैंड्स, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री। तो यस, यहाँ पे सफलता हासिल हुई क्योंकि अच्छे खासे लीडर यहाँ पे शामिल थे हमारे लीडरशिप में। सफलता हासिल हुई, टैक्स हटा दिए गए, जो इंक्रीज टैक्स था बढ़ा हुआ ओरिजिनल टैक्स था, लेकिन और जो जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली गई, जो टैक्स नहीं दे पा रहे उनकी जमीनों पे जो कब्जा किया गया था वो जमीन वापस, ये एक फायदा हो गया। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे वही है वर्किंग क्लास इश्यूज इन कॉलोनियल इंडिया। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम बता चुके हैं आपको, cities like Bombay, Calcutta and Madras saw the rise of mills and factories in late 19th century, but this growth benefited British companies and come cost of workers welfare। अनइक्वल पॉलिसी को जो चीज मैंने बता चुका हूँ वही है, जैसे पता है ना पहला पॉइंट, अनसेफ एंड अनफेयर वर्क प्लेस, लैक ऑफ लेबर लॉज, कोई मैं लेबर लॉज के अंदर वही कि भाई सिक्योरिटी नहीं है, हेल्थ केयर का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम मान लो वर्कर को हो रही है तो किसको बोलेगा, कैसे बोलेगा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी था। यही सब रीजन थे जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी वर्कर्स थे वो भाई मजबूर हो गए कि नहीं ओके अब हमें एनी हाउ क्या करना है, लड़ना ही नहीं आकर के, मतलब नेशनल मूवमेंट में शामिल हो जाना है। और इसमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेम वही काम किया जैसे उन्होंने किसानों को साथ किया। इनिशियली इन्होंने फोकस किया, उन्होंने लाइट यानी कि उन्हीं सारे मुद्दों पर फोकस किया जो प्रॉब्लम्स थी मजदूरों की, उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को फोकस करके वो सरकार यानी कि गवर्नमेंट के सामने आई, अंग्रेजों के सामने मुद्दा को रखा, जिससे इन्होंने वर्कर्स किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी ना एक भरोसा जीत लिया कि यस ये पार्टी हमारे लिए कुछ तो करेगी। फिर पूरी की पूरी जो वर्कर्स कम्युनिटी थी वो इनके साथ आ गई, और गांधी जी का भी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। सो इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी आइडियाज, महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, सत्याग्रह मोटिवेटेड इंडस्ट्रियल वर्कर टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, his idea of village self rule also give importance, और सेल्फ रूल का जो आइडिया था उससे भी इंपॉर्टेंस मिला। बाकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट एंड रिफॉर्म्स यहाँ पे डाला गया। फॉर्मर्स ऑफ वर्कर यूनिट्स यहाँ पे आए, कांग्रेस हेल्प इस्टेब्लिश वर्कर एसोसिएशन एंड यूनियंस। हाँ, यहाँ से एक मामला शुरू हुआ इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, एसोसिएशन बनाए गए वर्कर्स के, पीजेंट्स के, यूनियन बनाए गए। तो सुनते ना यूनियन, तो यूनियन पार्टी किसी ग्रुप कोई कंपनी में कोई मजदूर काम कर उनका एक अपना यूनियन होता है, ये चीज इस वक्त शुरू हुई थी। इसमें एक लीडर होगा उसको यूनियन का जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करेगा उनको, किसी से बात करना मिल के, फैक्ट्री मालिक के उससे बात करना किसी इशू के बारे में तो सारे यूनियंस जाएंगे, लेकिन उनका जो लीडर होगा वही बात करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव बना, इस तरीके से पूरा एक सिस्टम। और यही सेम काम जो लेफ्ट पॉलिटिक्स हमारे थे उन्होंने भी यहाँ पे किया। लेफ्ट पॉलिटिक्स एंड द वर्किंग क्लास का भी यही मामला था, आइडियोलॉजी एंड क्रिटिक्स। ये पढ़िएगा, क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस, इन्होंने थोड़ा सा कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया क्योंकि दोनों अलग अलग अपोजिट पार्टी थे। जैसे आज के टाइम पे भी देखो बीजेपी है, कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी को बोल रही है, बीजेपी कांग्रेस को बोल रहा है। वैसे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस था, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, आईएनसी इसको बोल रहा है, सीपीआई उसको बोल रहा है, ये उसको, मामला चलता रहता था प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे का हाईलाइट करते, देखो ये पॉइंट वैसा, वो वैसा नहीं करेगा, वो वैसा नहीं करेगा, उन्हीं सब चीजों में ये कहानी चल रही थी। ओवरऑल ये लोग दोनों के वजह से मतलब ये सपोर्ट हो पाया था। एंड एट द एंड वर्कर्स ने फिर वही पीजेंट्स में उन्होंने एंटी पार्टीशन में क्या किया, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में वही किया। अब देखो मान लो लिखने आ जाएगा ना, ये पूरा पेज लिख देना उठा करके। पहला तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि रोल बताओ किसी का भी, वर्कर का, पीजेंट का, स्टूडेंट का या फिर वुमेन्स का, तो पहले उस मूवमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखना, जैसे कि इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ मैंने ऊपर, इसका पहले बैकग्राउंड बताना कि ये मूवमेंट शुरू क्यों हुआ, कैसे शुरू। उसके बाद लिखना वर्कर्स का पार्टिसिपेशन क्या था, इकोनॉमिकली ने ज्वाइन करना शुरू किया, अर्बन सेंटर्स लाइक कलकत्ता सपोर्टेड बॉयकॉट ऑफ रिफ्यूजिंग टू यूज ब्रिटिश गुड्स एंड शिफ्टिंग टू इंडियन अल्टरनेटिव्स लाइक खादी। ठीक है, मतलब वही था, इन्होंने सेम वही था, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, मेन मुद्दा वही था, सभी वर्कर्स से मिलकर के, सभी वर्कर्स एंड पेरेंट्स से मिलकर क्या किया, बॉयकॉट किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हड़ताल नहीं कर पाते, वर्कर्स ने हड़ताल किया, चक्का जाम करना शुरू किया, यही एक मुद्दा था और कुछ नहीं था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स भी हमारा वही था। बैकग्राउंड ऑफ गांधी वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन क्या, देखो स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट,
बैकग्राउंड टू फॉलो हैज कॉलोनियल रूल्स एंड रजिस्टरिंग अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ज्वाइनिंग डेमोन्स्ट्रेशन, वर्कर यूनियंस, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई टैक्स वगैरह कोई पेमेंट नहीं होगा और काम तो हम करेंगे ही नहीं। इसमें वही किया, वर्कर्स ने यहाँ पर कॉलोनियल लॉज को तोड़ा, इलीगली जाकर के उन लोगों ने भी सॉल्ट बनाया, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग कहता है कि आप सॉल्ट नहीं बना सकते हो खुद से, सिर्फ सरकारी सॉल्ट बना के बेच सकती है, उन्होंने इसको तोड़ा। ये चीज उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। और इसके बाद वर्कर्स इन क्विट इंडिया मूवमेंट में वही हुआ, मास स्ट्राइक यहाँ देखने को मिला, बहुत बड़ा स्ट्राइक, क्योंकि जब इस मूवमेंट का आगाज हुआ था तो उससे 2 दिन पहले रात में क्या किया गया था, अंग्रेजों ने यहाँ पर गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया था। और इस अरेस्ट के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट और ज्यादा तेजी से फैला, बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर फैला। वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया टुगेदर विद पीजेंट्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल टू स्ट्रेटन द नेशन वाइड प्रोटेस्ट। ग्रोइंग आइडियोलॉजी वही हुआ कि इन सभी के इम्पैक्ट की वजह से फिर अंग्रेज मजबूर हो गए कि नहीं, हमें गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को और भी जो लीडर थे, वल्लभ भाई पटेल, उन सभी को रिहा कर, वो रिहा किया उन्होंने, नहीं पड़ा रिहा। ये था ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। ये थोड़ा सा रीड करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 मार्क्स में कुछ। यहाँ पे मुद्दा क्या हो रहा था, अब यहाँ पे पॉइंट ये था कि आपका दोनों को मिला करके एक पार्टी बना, मतलब बोला वर्कर्स एंड पीजेंट्स सब एक प्लेटफॉर्म पे ही काम, ठीक है। तो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी यहाँ पर दोनों को मिला के बनाई गई। ये पेज आप पढ़ना, बस बहुत सिंपल सी कहानी है इसमें और कुछ नहीं है। चलिए, इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक एम.एन. रॉय का रिलेटेड जो यहाँ पर कहानी है। एम.एन. रॉय के बारे में आप चीजों को पढ़ लेना, मैं इस तरह डिस्कशन नहीं करूंगा। एम.एन. रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो चीजें मैंने लिखी है ये क्लास नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, ये MWT में आता है। ये आ सकता है कि राइट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स वॉइस एंड इट्स आइडियोलॉजी एंड लीडरशिप। ये पढ़ लेना, 2 पेज का यहाँ पर कंटेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अब मान लो कि नहीं हाउ आपको ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, और हम क्या करेंगे आपको ये बता देंगे अगले क्लास में, जब चैप्टर 7 को हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये चीजें हम आपको बता देंगे, प्रॉब्लम नहीं। बाकी चैप्टर 7 में हमारा यही कहानी कंटिन्यू होगा, तो याद रखना आज की कहानी को। जो चीज हम बता चुके हैं मूवमेंट्स के बारे में वही है, बस थोड़ा सा आपको ये बताएंगे किस तरीके से वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन लिया और स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन लिया। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे हम काउंटर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहाड़तली यूरोपियन क्लब, वहां पढ़ेंगे सूर्या सेन, बीना दास और प्रीतिलता वाल्टर, इनके किस्से बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन्स में। स्टूडेंट्स में ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं दिया गया, हिस्ट्री में है लेकिन आपको दिया नहीं गया, आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो उतना हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, ठीक है। चैप्टर 7 में MWT में पहले ही बता चुका हूँ, वो आपको आ जाएगा। ये वाला जितना कंटेंट मैंने बताया है पूरा मूवमेंट्स का आपको बैकग्राउंड याद रखना ही होगा, ठीक है। एम.एन. रॉय पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा फिलहाल अभी मैं लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा चैप्टर 7 का, उसमें मैं डिस्कशन कर दूंगा एम.एन. रॉय की। यूं तो वुमेन के मीम पे बहुत हंसते हैं और इन औरतों का मजाक उड़ाते रहते हैं। हम ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ते जहां पर हम औरतों को या लड़कियों को किसी भी तरीके से डाउनग्रेड कर दें। और असल हकीकत तो ये है कि ये जो सोसाइटी जहां हम जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम अपनी जिंदगी को संवारने का और इस सोसाइटी को डेवलप करने का जो एक सपना देखते हैं, ये सोसाइटी इन औरतों के द्वारा ही सजाया गया है। भले ही इस सोसाइटी की बुनियाद मर्दों ने रखी हो, इस सोसाइटी को बनाया हो, इस सिस्टम को बनाया हो मर्दों ने, लेकिन इसमें जो सजावट की गई है हर एक चीज को और इस सिस्टम को जो एक स्मूथ फ्लो में चल रहा है वो औरतों के द्वारा ही चल रहा है। क्योंकि अगर ये औरतें नहीं रहेंगी समाज में तो सिस्टम का जो एक फ्लो है, जो एक स्मूथ फ्लो है घरों से लेकर के घर के बाहर तक, वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये औरतें ही होती हैं जो इंटरनली हर एक चीज को समझ पाती हैं बहुत अच्छे तरीके से, घर में किसी भी तरीके की बात को बहुत अच्छे से समझ जाती है, इवन बाहर के मसले को भी वो समझ जाती है और उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो भी उन्हें बाखूबी तरीके से आता है। और यही चीज चैप्टर 7 मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन हमें ये बताता है कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी हिंदुस्तान में, तो उस वक्त जिस तरीके से मर्दों ने अपना यहाँ पे योगदान दिया था, तो मर्दों के साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके औरतों ने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने अपने घरों को संभालते हुए अपने घरों में अपने बच्चों को संभाला, अपने हस्बैंड को संभाला, और उसके बावजूद जब उनके हस्बैंड से यहाँ पे गिरफ्तार हुए, जब वो किसी वजह से यहाँ पे शामिल नहीं हो पा रहे थे मूवमेंट्स पे, तो यहाँ पर औरतें बाहर आई, घरों से बाहर निकली, घर को संभालते हुए भी उन्होंने यहाँ पर मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन लिया और इवन हथियारों का भी इस्तेमाल किया। सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल किया, लोगों तक हथियार पहुंचाने में भी काम किया, हथियार खुद उन्होंने चलाना भी सीखा और दिन दहाड़े जाके हमला भी किया अंग्रेजों के खिलाफ।
तो ये चैप्टर में हम उसी चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरीके से औरतों ने ये साबित किया कि अगर हमें मौका दे दिया जाए, हमें अगर मौका मिल जाए, हमें सिर्फ बंदिशों में बांध के ना रखा जाए, तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो समाज ये समझता है कि हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बंदिशें समाज ने लगाई है वो बंदिशें समाज की तरफ से है, नेचर की तरफ से नहीं है। जो बंदिशें नेचर की तरफ से, वो काम शायद औरत ना कर सके। मतलब नेचर ने जिस काम से औरत को रोका है वो नहीं कर पाएगी। जिस काम को नेचर ने मर्द को भी किसी काम से रोके रखा है, भैया तुम्हारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। तो नेचर ने जो डिफरेंशिएशन करके रखा है वो डिफरेंशिएशन एक अपनी जगह पर और वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो समाज ने, जो सो कॉल्ड जो सिविलाइज समाज है हमारा, उसने जो एक डिस्क्रिमिनेशन बना के रखा है मर्द और औरत के बीच में, वो बिल्कुल गलत है। और उसको अगर ब्रेक किया जा सकता है तो उसको करना चाहिए। फिलहाल हम अभी मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा बस यही है कि क्या क्या उन्होंने योगदान दिया था। बॉयकॉट में उन लोगों ने किस तरीके से योगदान दिया, हथियारों में क्या उन्होंने इस्तेमाल किया। और सेम वही चीज हमारे स्टूडेंट्स में भी आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी नेशन के लिए एक चुस्त और फुर्तीला एक खून होता है। ठीक है, नौजवान लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर फुर्ती बहुत है, तो जो उसमें जो काम करवाना है करवा लो, तोड़ देंगे फोड़ देंगे। मतलब एकदम वो वाला नौजवान नहीं थे, बोला है ब्रो वाला नौजवान नहीं थे वो लोग सीधा वो नौजवान थे, हे लाठी दे लाठी अब मार लाठी। आज का बाद सीधा AK-47 निकाल लो। AK-47 नहीं भी रहा होगा, जो भी बंदूक रहा होगा, मत तेरी भूतनी के अंग्रेज लोग को मत पकड़ के। तो है ना, आप लोग जैसे नहीं थे वो लोग, आप लोगों से बहुत ऊपर थे। ठीक है, चलो और देखते हैं, कॉपी कलम निकाल लेना, एक एक करके हम लोग चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। आ जाओ। सो द चैप्टर ट्रेसेस हाउ वुमेन स्टूडेंट्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड टू क्लेम राइटफुल सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल स्पेस ड्यूरिंग द लेट 19th and 20th century. Women's organizing evolved from national participation to independent campaign for rights with periodic setbacks and renewal across decades. तो पहले तो इन लोगों ने भैया नेशनल मूवमेंट जितना भी होता सब में पार्टिसिपेट किया, फिर इंडिविजुअली भी कुछ मूवमेंट्स इन लोगों ने चलाए जो खुद के हक को हासिल करने के लिए चलाया था इन लोगों ने। समझे बात को कि नहीं समझे? बोला अगर मौका मिला ही है तो अपने भी हक ले ही लेते हैं, हिंदुस्तान तो आजाद हो ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वुमेन्स मूवमेंट अर्ली ट्रेजेक्ट्री क्या था। वुमेन एंटर द नेशनल स्ट्रगल एट गांधी कॉल। गांधी जी का बहुत मेहनत था औरतों को यहाँ पर बाहर लाने के लिए। फिर सरोजनी नायडू जी भी थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, औरतों को समझाया बुझाया। मतलब एक होता है मैसेज तो पहुंचे पहले कि हो क्या रहा है देश में, वही नहीं पता उनको, फिर उसमें पार्टिसिपेट हम कर कैसे सकते वो बताया गया। तो उसके बाद इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के बाद कुछ लोगों ने वर्क किया, गांधी जी थे, सरोजनी नायडू थे, और भी लोग थे, उन लोगों ने भी काम किया, तब जाके औरतें घर से बाहर आई। और जब बाहर आई तो फिर अंग्रेज यहाँ देश से बाहर चले गए। ये होता है ताकत। एंड द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनाया गया 1927 में, गेव देम एन ऑल इंडिया फोरम alongside nationalist work. Women pressed for democratic, social and legal rights during women's issue into public political question. World War II and provincial organizing में क्या हुआ? So from World War II women's bodies formed in बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र। World War II के बाद इन सब जगहों पे वुमेन्स बॉडी बन चुकी थी। वुमेन्स बॉडी बनने का मतलब है छोटे छोटे यूनियंस बने, एसोसिएशंस बने। ठीक है, और ये सब क्या हुआ, वुमेन्स ग्रुप ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मास कैंपेन्स लाइक ते भागा, बंगाल में मतलब ते भागा, भगा के मारा। तेलंगाना में यहाँ पर अधियार ससुर पीजेंट स्ट्रगल हो, वहां पे आई। एंड वॉरली आदिवासी मूवमेंट हुआ महाराष्ट्र में, वहां पे इन लोगों ने पार्टिसिपेशन लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, यही चीज है। तो ये तो खैर वही पेज है, हटा दो, ये पहला ही पेज यहाँ पे मर्ज होके आ गया, इसको हम चलेंगे। हाँ, अब देखो वुमेन्स का जो मूवमेंट था, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ, बहुत बड़ा हाथ था इन लोगों का एंटी पार्टीशन में। देखो लीडरशिप एंड पार्टीशन केम लार्ज फ्रॉम अर्बन हायर कास्ट, वेस्टर्न एजुकेटेड वुमेन विथ टैगोर फैमिली। वुमेन टैगोर प्रोमिनेंट, मतलब टैगोर फैमिली से भी आए बहुत सारे, टैगोर फैमिली वुमेन आए थे। अरे एक ही बार दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी। इनिशिएटिव्स क्या हुआ, इंक्लूडिंग सखी समिति, स्वर्ण कुमारी देवी, व्यायाम समिति एंड लखमीर भंडार सरला देवी जो थे। अब भारत स्त्री महामंडल 1911 में बनाया गया था। सपोर्ट किया लोगों ने राइटिंग्स लाइक सुप्रभात एंड स्वदेश अनुराग। वुमेन सिंबलिकली अरेस्टेड स्वदेशी थ्रू एक्ट्स लाइक ब्रेकिंग फॉरेन बैंगल्स। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने किया कि बोला स्वदेशी चीजों का यूज करना है, विदेशी चीजों का यहाँ पे बॉयकॉट करना है। तो विदेशी चीजों में जो ये कपड़े पहनते थे, जो साड़ियाँ थी और भी जो कपड़े थे, गहने थे, उन सभी चीजों को इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। जो खाने पीने में जो चीजें इस्तेमाल हो रही थी बनाने में, सब बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर
क्या किया बोलो, सब देसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, और कुछ देसी चीजों को उन लोगों ने खुद बनाया भी, बना के बेचने के लिए ये चीजें। ठीक है, चलो आगे देखो। फिगर्स स्पैनिंग रीजियन एंड कम्युनिटी, सिस्टर निवेदिता एंड एनी बेसेंट, ये सारे वो लोग हैं जिन लोगों ने और आगे बढ़ के हिस्सा लिया, और इन लोगों ने आगे चल के बहुत सारे वुमेन्स को, जो आगे जो मूवमेंट्स हो रही थी, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, उन सभी में हिस्सा लेने के लिए औरतों को यहाँ पर मोटिवेट किया बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, आगे देखो। तो दूसरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेशन हुआ? वुमेन्स पार्टिसिपेशन ब्रॉड एंड बियॉन्ड अर्लियर सोशल लिमिट्स एज गांधी लिंक्ड चरखा एंड खादी टू इकोनॉमिक सेल्फ रेजिस्टेंस फॉर रूरल वुमेन एंड टू नेशनल स्ट्रगल। इस दौरान गांधी ने चरखा चलाना भी सिखाया, चरखा से भी कुछ चीजें बनती थी, वो सब बनाना सिखाया, औरतों ने सीखा, उन्होंने बनाया भी, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा योगदान था। सीखो, सिखाओ, आगे बढ़ो। यहाँ पे लीडर्स कौन कौन थे? जैसे कि नारी कर्मा मंदिर फॉर नारी सत्याग्रह, उर्मिला देवी थी, यहाँ पे बसंती देवी थी, इन लोगों ने लीडरशिप ली स्ट्राइक्स में। और नेली सेन गुप्ता था जो कि विलेज आउटरीच में काम किया इन लोगों ने। और बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, जैसे कि सब्सटेंशियल विद मेनी वुमेन जेल ड्यूरिंग दिस पेज। अब औरतें अगर बाहर निकल के यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही हैं, तो जैसे मर्दों को गिरफ्तार किया गया वैसे इनको भी गिरफ्तार किया गया। जाहिर सी बात है, कोई भी हो, अगर वो अंग्रेज के खिलाफ या भी जैसे पर्टिकुलर जो हमारी सरकार चल रही है, सरकार कुछ गलत कर दे, इससे फर्क नहीं पड़ता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, स्टूडेंट हो, बच्चे हो, ठीक है, औरत हो, मर्द हो, नो मैटर। अगर आपने सरकार को बोला है कि आप गलत कर रहे हो, तो सरकार आपको उठा के ले जाएगी। नहीं चल रहा है अभी, कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं अंग्रेजों से। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग अंग्रेजों के इस अंग्रेज वाले शासन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट थोड़ा सा लो लेवल, अंग्रेज से ज्यादा ही एक्सट्रीम होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं अभी। सो ऑर्गेनाइजेशनल माइलस्टोन फीचर्ड नारी कर्मा मंदिर में बनाया गया 1928 में फॉर नारी सत्याग्रह। ये वही सब चीजें पढ़ लेना इनको। आगे देखो, वुमेन्स मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ? ये चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि चैप्टर 6 में हमने बहुत टाइम दिया है, तो चैप्टर 6 में हमने जितने भी मूवमेंट्स थे उनका एक फाउंडेशन तैयार कर लिया है। बस शॉर्ट में ये सब चीजें पढ़ के निकलनी है कि वुमेन्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट दलित मूवमेंट है, जो एक सेपरेट पोर्शन है, उसको अच्छे से हम देखेंगे क्या है नहीं, और देखते हैं। सो इन 13 अप्रैल 1930 में चीज शुरू हुई, नारी सत्याग्रह समिति, मिम्पलस एक्शन लाइक द वडाला सॉल्ट, गॉडविन रेड, ये सब चीज चलिए, लीडर्स के नाम है, पढ़ लेना। और ये ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, ये सब पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। सरोजिनी नायडू जी का जो लीडरशिप था, बेलगेटिंग डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंस इन मिदनापुर, ठीक है, पढ़ लेना ये चीज। क्विट इंडिया मूवमेंट में औरतों ने क्या किया? विद मेनी मेल लीडर्स इन प्रिजन, बहुत सारे मेल लीडर को तो जेल में डाल दिया गया। वुमेन सस्टेन स्ट्रगल, जैसे राजकुमारी, अमृति कौर, भोगेश्वरी फुकान, अमर कौर, पुशान गुजरल, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, इनको वॉइस ऑफ फ्रीडम रेडियो भी बोला जाता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उषा मेहता ने एक रेडियो बनाया था, जिससे एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर सिग्नल या मैसेज पहुंचाना आसान हो जाए। ठीक है, एंड अदर्स और भी लीडर थे हमारे पास। रीजनल लीडरशिप में थे वाज एक्सटेंसिव, बॉम्बे, सरोजनी, यहाँ पे बंगाल। तो लीडर्स का नाम आपको याद रखना, यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लगभग 20,000 वुमेन्स यहाँ पे थी, मतलब गिने हाजरा की लीडरशिप में आई। सिंबलाइज क्या? मिलिट्री, नॉन वायलेंस एंड सैक्रिफाइस। सो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक महिला आत्मा रक्षा समिति वर्कड अमीड द 1943 फेमाइन। न्यूमरस लोकल लीडर्स यहाँ पे थे बंगाल डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे यहाँ पे औरतों ने शामिल हुई और शामिल होकर के यहाँ पर स्ट्राइक्स में शामिल हुई, बॉयकॉट किया, धरने पे बैठा, सत्याग्रह पे किया, जितना हो सकता था। जो चीजें यहाँ पर एज अ मेन लीडर कर रहे थे वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने किया, और इन शॉर्ट यहाँ पर चीजें कंप्लीट हुई। ठीक है, आगे देखो, द पार्टीशन ऑफ वुमेन इन आर्म रिवोल्यूशनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हथियार, पहले तो हथियारों का मतलब बोला एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है, काम में पहुंचा देंगे, फिर जब बहुत सारे और भी मर्द गिरफ्तार हो गए, बचे, ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पर इन लोगों ने हथियार उठाया, बोला हम खुद ही लड़ेंगे। इसमें आगे देखेंगे प्रीति लता वाडेडर वाला जो पहाड़तली यूरोपियन क्लब पे जो अटैक है उनका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे आगे। द पार्टीशन ऑफ वुमेन इन आर्म रिवोल्यूशनरी, बिग पिक्चर क्या था? फ्रॉम द लेट 19th century थ्रू द फर्स्ट 3 decades ऑफ द 20th, women increasingly joined the armed revolutionary work alongside men, a phase remembered at the age of freedom of captive women। ठीक है, why women join? women ने join क्यों किया? So rising education, nationalist feeling and the urge
to end operation, nurtured confidence and sacrifice, drawing women to both non-violent mass action and armed work to free the motherland. उनको भी वही चीज समझ में आया, भैया सब लोग लड़ ही रहे हैं, अंग्रेज कर क्या रहे, वो लोग भी तो परेशानी थे, बोले इतना परेशान हो चुके थे, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। नॉन वायलेंस तरीके से वो कर चुके थे, अपना लिया जो हुआ। अब कुछ बोला कि थोड़ा वायलेंस भी अपना के देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग थे जो वायलेंस अपनाए, तो वायलेंस अपनाने के लिए तो गांधी जी के वो लीडरशिप में चलेंगे नहीं, गांधी जी तो नॉन वायलेंस थे। तो दूसरे लीडरशिप के द्वारा ये क्या है, बीना दास का एक नाम आएगा, वो देखेंगे, उन्होंने लीडरशिप दिया। और सूर्या सेन थे जिन्होंने यहाँ पर बीना दास को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, प्रीतिलता वाडेकर को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। ये सब चीजें हैं, आगे देखेंगे अभी। ड्यूटीज रेंज यहाँ पे बॉयकॉट क्या सब है, पिकिंग, फास्टिंग, सिविल डिसिप्लिन में, पासिंग इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, इंसिल्डिंग रिवोल्यूशनरी सील्डिंग, ठीक है। नोटेबल एक्शंस क्या था, इंक्लूडिंग सौदामिनी देवी, सरोजनी देवी, ये सारे लोग थे, इनके बारे में याद रखिए, चलेगा। आगे देखो बेटा, बंगाल सरगन तेभागा टन में क्या हुआ। सो फ्रॉम 1905 अपर क्लास एजुकेटेड वुमेन इन बंगाल मूव्ड इनटू सोशल बॉडीज and student networks that fed Beena Das, Jyoti Kana Datta, Sabariti Devi and Parul Mukherjee. During तेभागा participation broadened dramatically, बहुत तेजी से बढ़ा। आदिवासी लोग, ट्राइबल, नामासूत्र, मतलब सब जगह से यहाँ पे औरतें और मर्द सभी शामिल हुए, ज्यादातर में औरतें शामिल हुई। शेड्यूल कास्ट एंड मुस्लिम वुमेन सब यहाँ पर आए थे, ठीक है, विथ लीडर्स लाइक ईला मित्रा एंड रीना गुहा एट द फोर फ्रंट। इसके बाद डीप हॉल आर्ट एग्जीबिशन हुआ 1924 में। ये शोकेस करता है वुमेन्स के वर्क को। यहाँ पर जैसे कि श्री संघा ऑफ अनिल रॉय, फिक्शन था एज अ किंडर्ड ब्रांच, तो बहुत सारे वर्क्स औरतों ने बनाई थी। आर्टिस्ट पिक्चर के द्वारा भी बहुत सारे ऐसी चीजें बनाई जो वहां पर एग्जीबिशन में लगाई गई, जिससे और बढ़ावा दिया गया मोटिवेशन से। ओके, दीपाली संघा के बारे में जान लो। दीपाली संघा एक कम्युनिटी था जो बनाया गया था, किसके, फाउंडेड इन ढाका में बनाया गया बाय लीला नाग रॉय, एक डिस्टिंग्विश बिथुन एंड ढाका यूनिवर्सिटी एलुमना टू फ्यूज वुमेन्स एजुकेशन। वुमेन्स के एजुकेशन को फ्यूज करना, थोड़ा सा और मिक्स करना, कुछ चीजों को और उनको पढ़ाना सिखाना, एंड मेनली सेल्फ रिलायंस एंड नेशनल ड्यूटी बताना क्या है, ये मेन मकसद था इस पूरा दीपाली संघा कमेटी का। इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड नारी शिक्षा मंदिर 1928, ठीक है। कर्नूर क्या नाम है भाई, एक मिनट, लाइट बहुत पड़ रहा, कर्ण रूनेशा गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ बनाया गया फॉर मुस्लिम गर्ल्स। प्राइमरी और एडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाया गया, एंड ट्रेनिंग दिया गया, फिजिकल कल्चर और फिजिकल ट्रेनिंग भी दी गई बच्चों को, औरतों को, लड़कियों को शुरू से कि लड़ो, लड़ना भी सीखो, बहुत जरूरी है, ठीक है। तलवार सीखा, तलवार चलाने को, शॉर्ट तलवार चलाना, लाठी चलाना। लीला रॉय ने पूरा एक बिल्ड किया स्टूडेंट प्लेटफॉर्म दीपावली छतरी संघा 1936 में, और एडिटेड बाय जय सीरीज 1931 वीकेंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब चीजें हुई थी औरतों के द्वारा, खुद को, औरतों को ही मजबूत करने के लिए। अब प्रीतिलता वाडेकर देख लो, ये कि तो एक इंसिडेंट था इनका, चिटागोनक रिवोल्यूशनरी एंड अर्ली मैटियर एक्टिव इन दीपाली संघा एंड छतरी संघा। तो दीपाली संघा और छतरी संघा जो मैंने स्टूडेंट के लिए था, वहां पर ये थी, ट्रेनिंग लिया इन लोगों ने, और बहुत क्लोज थी सूर्या सेन की 1930 ग्रुप के दौरान। तो 1930 में यहाँ पर रेड का प्लानिंग चल रहा था। प्लानिंग हुआ कब, 1932 में। देखो क्या हुआ, 1932 में सी ज्वाइंट अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर, देन लेड अ 7-member टीम इन द 24 सितंबर टू रेड ऑन यूरोपियन क्लब, इशूड अ कॉल टू सैक्रिफाइस एंड डाइड बाय पोटासियम साइनाइड टू अवॉइड कैप्चर। तो 1932 उसी साल हुआ था, 24 सितंबर को। पहाड़तली यूरोपियन, मतलब पहाड़तली जगह जहाँ पे यूरोपियन क्लब था, और उस क्लब के बाद दरवाजे पे ये लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ठीक है। ये चीजें वहां पे लिखी हुई थी, ओके। बाकी क्या था, बाकी बहुत सिंपल है। वो क्या, पूरा हमला किया उन लोगों ने, बहुत से लोगों को वहां पे मारा, बहुत से लोग वहां जख्मी हुए, लेकिन ये उनको भी पता था कि वापसी का रास्ता है नहीं, तो पुलिस वालों ने पकड़ने वाले ही थे, तो इन्होंने जहर खा लिया, पोटासियम साइनाइड। जहर वो लेके ही गए थे क्योंकि उनको पहले से पता था कि ये कुछ तो हो सकता है, मतलब हो सकता है कि हम वापस ना आए। तो अगर इससे बेहतर है कि, क्योंकि अगर वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहेंगे जो उन लोगों को चाहिए नहीं था, वो टॉर्चर क्यों ही झेले, मतलब मर जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। तो पोटासियम साइनाइड खा के उन्होंने अपना जान दे दिया, ठीक है। आगे देखो, सी हैड ऑल्सो फाउट एट
जलालाबाद 1930 में और धालघाट 1932 में लड़ा यूजिंग द अलाइज फूल फॉर इंस्पायरिंग यूथ थ्रू आर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब वो है। लास्ट लाइन हटा दो, ये तो कुछ और ही प्रिंट हो गया। पार्टीशन ऑफ वुमेन इन आर्म रिवोल्यूशनरी, यहाँ पे बिग पिक्चर ये हमने पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया हमने, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वापस से सेम पेज आ गया, आगे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया। एक मिनट, बीना दास जी का नाम यहीं पे आना चाहिए था। और अच्छा ठीक है, बीना दास सूर्या सेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। एंटी सर्कुलर सोसाइटी भी हमारा आगे अभी। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं। वुमेन्स का हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट का भी वही मेन था। स्टूडेंट को यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स को खास तौर से लाया गया। उन लोगों के अंदर भी एक आजादी के लिए जज्बा भरा गया। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। पहले बहुत सारी सोसाइटी बनाई गई जहाँ पे स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में बताया गया कि देखो क्या क्या देश में हो रहा है, सब लोग किस तरीके से एकजुट होकर लड़ रहे हैं, तो तुम लोगों को भी लड़ना होगा। ठीक है, लड़ना होगा। यहाँ पर ये ओवरव्यू मैंने बता दिया कि आप रीड करना। अर्ली स्ट्रिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। सो आनंदा मोहन बासु इज नोटेड एज एन अर्ली स्पॉन्सर। A students association in Calcutta was formed at, वहां पे बना था, तो उसके यहाँ पर ये क्या थे, स्पॉन्सर थे स्टूडेंट एसोसिएशन के, जहां पे एडिटर और ऑथर थे सच एस हरीश चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र घोष, बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड रंगालाल बैनर्जी शेप स्टूडेंट ओपिनियन वाइल सत्येंद्र नाथ टैगोर रिफ्लेक्टेड ऑन यूथ अवेकनिंग। तो ये सब लोगों ने मिलकर के इस तरीके से काम किया। ठीक है, आगे देखो, ये पेज हो चुका है, वही पेज है यहाँ पर। ठीक है, हटा दो इसको। अरे बार बार एक ही पेज क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा तो जगह हो तो। ठीक है, देखो ये जो पार्ट तो ओवरव्यू शायद मिक्स हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये वही है, इधर वाला पार्ट सेपरेट है हमारा, जो नेशनल स्प्रेड है, इसको आप पढ़ते हैं। 1913 से 1933 के बीच में अबाउट 190 नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस with roughly 15,000 students joined anti-partition efforts. A nationwide strike on 6 April 1919 opposed the Rowlatt Act with cross-community precision. तो रॉलेट एक्ट वही था हमारा, पार्टीशन के दौरान ही अनाउंस हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या है, इन सभी मतलब देख रहे हो कितना 190 स्कूल और कॉलेजेस से यहाँ पे स्टूडेंट शामिल हुए और लगभग 15,000 स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे मिल चुके थे, एकजुट आए थे और उन लोगों ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में यहाँ पे शरीक हुए, बाइकआउट किया इन लोगों ने भी चीजों को, क्योंकि मेन मुद्दा बाइकआउट का था, और सक्सेस तो हुआ था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट सक्सेस हुआ था, जिससे बंगाल 2 हिस्से में तकसीम तो नहीं हुआ उस वक्त। हाँ, वो अलग बात है, आजादी के बाद फिर वो बांग्लादेश बना, बंगाल पार्टीशन, बंगाल बटी गया 2 हिस्से में, बट नहीं था उसको तो बट गया। खैर उसका क्या ही कर सकते। आगे देखते हैं, कुछ लीडर्स के नाम देखो, जैसे कि जतिन दास, ये बंगाबासी कॉलेज के स्टूडेंट थे, डाइड ऑन 64 डे फास्ट इन लाहौर जेल। तो लाहौर के जेल में 64 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की और वो मर गए। 64 दिन तो वो भूख हड़ताल पे जिंदा रह गए, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब सोचो 64 डेज तक वो भूख हड़ताल में जिंदा रह गया, हम लोग तो 6-7वें दिन में ही टपक जाएंगे। भगत सिंह फाउंडेड ऑफ नौजवान भारत सभा एग्जीक्यूट किया 23 मार्च 1931 में आफ्टर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो लाहौर में जो केस हुआ, मर गए, तो उसके बाद इन्होंने नौजवान भारत सभा बनाया 23 मार्च 1931 में। ठीक है, अगले पेज में देखो, कुछ न्यू बॉडीज बनाई गई। न्यू बॉडीज अपीयर्ड, लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन बना 1927 में, दिल्ली स्टूडेंट यूनियन बना 1931 में, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बना 1936 में, और रीजनल यूनियंस भी यहाँ पे बहुत सारे बने। बंगाल में क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट 2 हिस्सों में स्प्लिट हुई। 1929 इंटू ऑल बंगाल स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो के आपका ज्योतिन्द्र मोहन सेनगुप्ता के द्वारा लीड किया गया, एंड बंगाल प्रेसिडेंसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीड किया गया। सो बंगाल स्टूडेंट का लीगल जो लीग था वाज फॉर्म्ड, और बंगाल स्टूडेंट लीग बनाया गया 25 जुलाई 1935 को विश्वनाथ मुखोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, ये सब एसोसिएशंस बनाए गए, यूनियंस बनाए गए, ताकि और अच्छे से यहाँ पर स्टूडेंट को बढ़ावा मिल सके। भाई कैलकाटा यूनिवर्सिटी सॉ द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ स्टूडेंट इन 1942, पहला पार्लियामेंट बना दिया स्टूडेंट ने अपना 1942 में, अंडर प्रताप चंद्र चंदा। 1933 से लेकर 1945 का जो पीरियड है, फोरग्राउंडेड एंड एंटी फेमिनिज्म इनकरेज्ड बाय रोमन रोलैंड्स। ठीक है, रोलैंड्स
बहुत काम किया उन्होंने। फिर देखो एंटी पार्टीशन फेज में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी मार्क द एजिटेशन, 5000 स्टूडेंट्स रेल्ड फ्रॉम रिपेन कॉलेज एट कॉलेज स्क्वायर, एड्रेस बाय अब्दुल रसूल एंड लीकर लियाकत हुसैन। इन लोगों ने यहाँ पर मेनली मदद किया बेटा, ठीक है। बाकी बॉयकॉट एंड पिकेटिंग, इंटेंसिव सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, अनुशीलन समिति, जुगंदर लेड एक्शंस लाइक कृष्ण द्वार, ठीक है। और क्या बोलते के सुधीराम अटेम्प्ट्स ऑन किंग्स फोर्ट 1908, रक्षाबंधन सेरेमनीज हुआ, बहुत सारी चीजें, ये प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट कैरलियर सर्कुलर, ये सब स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या नाक में दम करके रख दिया। तो जब उन्होंने नाक में दम किया, अंग्रेजों ने भी कुछ करने की कोशिश किया कि स्टूडेंट यहाँ पे शामिल ना हो पाए। आगे बताऊंगा, पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देख लो क्या किया इन्होंने। सो द नागपुर कांग्रेस 1920 लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत टू अप टू जनवरी 1921 अबाउट 90,000 स्टूडेंट्स, लगभग एक साल के अंदर ही 90,000 स्टूडेंट ने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया और मेंटेन किया एक नॉन कम्युनल प्रोफाइल, इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर नॉन कोऑपरेशन में। बंगाल एक्शंस इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स हुआ अंडर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीडरशिप में। फिर देश अपहरण, वीरेंद्र नाथ ससमल थे, कलकत्ता स्टूडेंट्स यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म किया 2 साल के अंदर। अब पॉजिटिव प्रोग्राम यहाँ बिल्ड किया गया नेशनल एजुकेशन के द्वारा और मेनली स्ट्राइक्स किया गया, प्रोटेस्ट निकाला गया अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ पे लोगों को समझाया गया। स्टूडेंट्स ने भी बहुत जगह रैली निकाली, बहुत जगह पे प्रोग्राम किया और यंगस्टर लोगों को समझाया, स्टूडेंट्स को समझाया कि आओ लड़ते हैं और अंग्रेजों को उठा के यहाँ से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिमिलरली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पढ़ लेना, इसमें भी वही सारी चीजें, इसमें गांधी जी का भी बहुत ज्यादा रोल था। गांधी जी एंड अंडर स्कोर्ड स्टूडेंट्स फ्रंट फोर्ट रोल, तो गांधी जी ने भी बहुत ये किया। फिर यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, अरेस्ट ऑर्गेनाइज्ड सॉल्ट सत्याग्रह, बहुत सारे स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स में गए, जैसे कि प्रीति लता वाडेकर हमने देखा, वो लोग भी उस तरीके से मूवमेंट में शामिल हुए, हमला किया। बहुत सारी जगहों पे पुलिस की लाठी का भी सामना करना पड़ा, मार पड़ी। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जहां उन्हें लगा कि अब वो पकड़े जाएंगे, मारे नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो उन लोग, उनके पास भी जहर था, पोटासियम साइनाइड का जहर खा लिया और मर गए, मतलब जान दे दिया, खुदकुशी कर ली सीधा, ठीक है, डायरेक्ट खुदकुशी। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट, बहुत सिग्निफिकेंस है बेटा। व्हाई इट मैटर, मैटर क्यों नहीं करेगा बोलो। Student power reinforced the freedom struggle, build student politics and sustained national leaders moral through progressive self-sacrificing activism। तो जरूरी है, इन सब ये सब उनके वजह से ही हो पाया। सर्व किया ड्यूरिंग फेमिनाइन एपिडेमिक्स, ड्रू पब्लिक कमेंडेशन, द एरिना नर्चर्ड फ्यूचर लीडर्स इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ। सब तरीके से इन्होंने यहाँ पर पब्लिक की लाइफ को भी यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला, अंग्रेजों को तो डाले ही डाला, पूरा सोसाइटी ही लाकर रख दिया, ठीक है। ये वही पेज है, इंफॉर्मेशन वही है। हाँ, अब यहाँ पे कोर कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स आर्म्ड पार्टिसिपेशन, जिसमें बहुत सारे लोग स्टूडेंट ने क्या किया, उनको अपनी जान देनी पड़ी। तो ये पार्ट पढ़ लेना, मैं बता चुका हूँ, ये आप रीड कर लेना, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो, एंटी सर्कुलर सोसाइटी देखो, तो एक ब्रिटिश सर्कुलर सोसाइटी बनाया गया था, उसके जवाब में इंडिया में एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाया गया। और एंटी सर्कुलर सोसाइटी के पीछे एक एम ये भी था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या थे, इंस्टीट्यूशन को छोड़ के आ जा रहे थे, ठीक है, फिर वो जा रहे थे स्टडी करने के लिए। तो अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाने की कोशिश किया कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी मूवमेंट में, किसी भी फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उनका नाम डायरेक्ट यहाँ पे काट दिया जाए इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, डायरेक्ट काट दिया जाए, फिर उनको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स को जिनको ऐसे एडमिशन को खत्म किया जा रहा था, उनको यहाँ पर गाइडेंस देने के लिए, उनके एजुकेशन को और अच्छे से देखभाल करने के लिए भी एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाया गया था, ठीक है। आओ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो फाउंड कब हुआ, फाउंडेड ऑन 4 नवंबर 1905 बाय सचिंद्र प्रसाद बासु, देन अ 4 ईयर रिपेन कॉलेज स्टूडेंट, वहां पे थे उस वक्त, 4th ईयर रिपेन कॉलेज स्टूडेंट थे जब इन्होंने बनाया था। टू अपोज 3 गवर्नमेंट सर्कुलर्स, 3 गवर्नमेंट सर्कुलर्स को दबाने के लिए। एक आया था कैरलियर 10 अक्टूबर को, एक लियोन आया था 16 अक्टूबर एंड पेडलर आया था 21 अक्टूबर को। दैट टारगेट स्टूडेंट एक्टिविज्म, एम क्या था, बिल्ड अ नेशनलिस्ट एजुकेशन पॉलिसी, बॉयकॉट फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन को प्रोमोट, बायकॉट करो, अपने एजुकेशन को अपनाओ। दूसरा, प्रोमोट स्वदेशी एजुकेशन, प्रेस लीडर्स टू फ्रेम नेशनल एजुकेशन अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन एंड सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स। तीसरा,
द सोसाइटी प्रोटेस्टेड द बैन ऑन वंदे मातरम, ran a defense association, president Aurobindo Ghosh, secretary Sukumar Ghosh थे, published through Sanjeevani, edited by Krishna Kumar Mitra and worked from 4/1 College Square, कोलकाता। ठीक है, तो सोसाइटी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, बैन ऑन वंदे मातरम पे बैन लगा दिया गया था, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, एक डिफेंस एसोसिएशन बनाया गया, एक ग्रैंड डिफेंस एसोसिएशन। उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे थे औरोबिंदो घोष जी, उसके सेक्रेटरी थे सुकुमार घोष, और ये पब्लिश किया गया था हमारे संजीवनी के द्वारा, और एडिटर कौन थे? कृष्ण कुमार मित्रा। इतने सारे लोगों ने ये काम किया, और ये काम हुआ 4/1 कॉलेज फॉर कोलकाता के द्वारा। ये सब चीजें किसके अगेंस्ट हुई थी? वंदे मातरम जो था हमारा स्लोगन था, वो चीज को बैन कर दिया गया था। इसके बाद सचिंद्र प्रसाद बासु को अरेस्ट कर लिया गया एंड जेल इन, और उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, रावलपिंडी फॉर हिज रोल, वो जेल में डाल दिया गया। अब उनके साथ क्या हुआ वो तो पता नहीं, एट द एंड क्या ही होगा, मार ही देंगे और क्या करेंगे। इसके बाद बंगाल वॉलंटियर्स यहाँ पे बनाया गया। सो ये क्यों बना वो देखो, ये फाउंड हुआ था हेमचंद्र घोष इन 1912 बरिशल, लेटर रेनफोर्स बाय 1928 कांग्रेस सेशन वॉलंटियर्स। इंस्पायरेशन केम फ्रॉम द विवेकानंद, औरोबिंदो एंड ब्रह्मा बंद उपाध्याय। तो उन सबके द्वारा यहाँ पर मतलब एक इंस्पायरेशन मिला कि हाँ, हमें एक ऐसा बंगाल वॉलंटियर्स ग्रुप बनाना चाहिए यंगस्टर लोगों के लिए। ठीक है, लेटर रेनफोर्स हुआ 1928 में, कांग्रेस ने भी थोड़ा सपोर्ट किया। फिर अर्ली वेलफेयर क्या हुआ यहाँ पर, फ्रंट सोशल वेलफेयर लीग्स, श्री शंगा एंड ये लोग उसमें शामिल हुए। बाकी ऑपरेशन फ्रीडम ये आप पढ़ लेना, बहुत छोटा सा चीज है। तो बंगाल वॉलंटियर्स के बारे में चीजें आपको याद रखनी होगी, जितना मैंने यहाँ लिखा है इतना याद रख लेना, हो जाएगा आपका काम। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट किरदार से यहाँ पर, उसके बाद हम दलित मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो दलित मूवमेंट तो हमारा यहाँ पर है, बट उससे पहले हमें जानना है सूर्या सेन के बारे में, बीना दास के बारे में और राशिद अली डे के बारे में। तो आइए सूर्या सेन के बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या किया, देखिए इनकी पैदाइश 1893 में हुई है, 1934 में इनका डेथ हुआ था। इनको अरेस्ट कर लिया गया था 16 फरवरी 1933 में, और एग्जीक्यूटेड ऑन 12 जनवरी 1934 में इनको फांसी की सजा आई थिंक दे दी गई थी इन चिटागोंग जेल, बॉडी रिपोर्टेडली, हाँ फांसी की सजा इनको दे दी गई थी। रिवाइव्ड बंगाल्स रिवॉल्यूशन आफ्टर बाघा जतिन्स 1950 डेट 1915 में जो बाघा जतिन्स का डेथ हुआ, उसके बाद उन्होंने बंगाल को रिवाइव किया। बहुत हद तक बहुत सारे काम इन्होंने किए, क्योंकि ये जो प्रीतिलता वाडेकर ने जो काम अंजाम दिया था, ये सूर्या सेन की लीडरशिप में ही दिया था, उन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी। बीना दास भी इनके स्टूडेंट रह चुके थे। ठीक है, लेट द चटागोनक आर्मोरी रेड 18 अप्रैल 1930, स्ट्राइकिंग आर्मरीज पॉलिसी, पुलिस आर्म्स, टेलीग्राफ और टेलीफोन ऑफिसेस, बहुत जगह पे। एंड यूरोपियन क्लब ए डे लॉन्ग यहाँ पे पूरा लल एंडेड बनाया गया विद इवनिंग गन बैटल्स, पूरा एक पैटर्न बनाया कैसे हमला करना है, रात के वक्त कैसे करना है, दो सुबह के वक्त क्या होगा, फिर दोपहर के वक्त क्या करना है, सब एक पूरा इन्होंने पैटर्न बनाया था। अरेस्टेड ऑन 16 फरवरी 1930, ये चीज तो मैंने लिख दी यहाँ पर शॉर्ट में, ये पढ़ लेना। ठीक है, एक शॉर्ट है फिगर है, आपसे पूछा है सूर्या सेन के बारे में, उन्होंने क्या रोल किया है, फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूर्या सेन, तो इतना लिख दीजिएगा तो बहुत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चल सकते हैं आगे, चलते हैं, चलो बेटा चलेंगे। बीना दास, बीना दास भी एक एक्टिविस्ट थी, जुगंदर एक्टिविस्ट थी। 1911 में उनकी पैदाइश है, 1986 में इनका देहांत हो गया। एंड बिथुन कॉलेज ग्रेजुएट, बिथुन कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी ये 6 फरवरी 1932 में। ऑन 6 फरवरी 1932 में फायर्ड 5 शॉट्स एट गवर्नर स्टैनले जैक्सन। तो गवर्नर स्टैनले जैक्सन पे इन लोगों ने, इन्होंने खुद अकेले ही 5 शॉट फायर किया था ड्यूरिंग कैलकाटा यूनिवर्सिटी कॉन्वेंशन विद अ रिवॉल्वर प्रोवाइडेड बाय कमला दास गुप्ता। कमला दास गुप्ता द्वारा इनको रिवॉल्वर मिली थी, तो किसी सूरत में आए थे, किसी पैमाने किसी मौके पे यहाँ पर हमारे स्टैनले, हमारे नहीं मतलब उनके स्टैनले जैक्सन, उनको 5 गोली इन्होंने मारी। इसके बाद इनको 9 साल की सजा सुनाई गई, सेंटेंस टू 9 years। एडिटेड नंदिनी मंदिरा जेल्ड अगेन उनको फिर जेल हुआ 1942 में। फॉर क्विट इंडिया पार्टिसिपेशन के लिए उनको जेल किया गया। सर्व्ड इन बंगाल, फिर बाहर आए, फिर पार्टिसिपेशन लिया वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 1946 और 51 के दौरान। वर्कड इन नोवाखली रिलीफ 446 मेंबर्स ऑफ छतरी संघा, उनके साथ भी काम किया। ठीक है, और मैरिड जुगांद्र, और मैरिड मतलब शादी हुआ था इनका जुगंदर से।
रिवोल्यूशनरी ज्योतिष यहाँ पे थी, ये रिवोल्यूशनरी जुगंधर रिवोल्यूशनरी ज्योतिष चंद्र भौमिक, तो ये उनके बारे में। शादी भी की इन्होंने एट द एंड। और सोचो इतना कम उम्र, मतलब जिंदगी में अपने 19, इनकी उम्र तो खैर अच्छा खासा था उम्र, बहुत जल्दी तो नहीं देहांत हुआ इनका। बाकी बहुत से लीडर ऐसे थे हमारे जो बहुत जल्दी ही चल बसे, क्योंकि लड़ाई में वही होगा, लड़ने जा रहे हैं तो वो तो वही होना ही। ठीक है, तो बीना दास के बारे में भी आपको एक राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने के लिए। और राशिद अली डे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बारे इस एग्जाम के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको बोला जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राशिद अली डे। तो राशिद अली डे क्या था वो देखो, ये मनाया गया था, एक ही बार मनाया गया बेटा, हर साल नहीं बनाते। ये मनाया गया था 12 फरवरी 1946 में। हुआ क्या था, आफ्टर आईएनए इंडियन नेशनल एसोसिएशन, कैप्टन जो थी उनकी, इंडियन नेशनल कैप्टन थे राशिद अली, वाज सेंटेंस टू 7 years। इसके अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, स्विफ्ट कोलकाता पे पूरा। ऑन 11 फरवरी पुलिस फायरिंग हुई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारा गया, सिविलियंस को भी। स्टूडेंट टोल फिगर्स वेरी बैड रिपोर्ट, बहुत तरीके से। तो स्पॉन्टेनियस सिटी वाइड स्ट्राइक हुआ, फॉलोड ऑन 12 फरवरी लीडर्स अक्रॉस पार्टीज, एचएस चौधरी एंड सतीश चंद्र दासगुप्ता ज्वाइंट प्रोसेशंस। तो बेसिकली उनकी याद में ही बनाया गया। द कम्युनिस्ट पार्टी डिस्पाइट इट्स अर्लियर सेंटेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया लेड पॉपुलर रैलीज डिमांडिंग रिलीज राशिद अली डे। तो राशिद अली डे जो हुआ था 12 से 14 फरवरी के बीच यहाँ पर 1946 को, ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि राशिद अली एक कैप्टन थे आईएनए इंडियन नेशनल एसोसिएशन में, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, सॉरी सोफिन बोल रहा हूँ मैं, इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्टन थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको छुड़ाने के लिए यहाँ पर ये राशिद अली डे मनाया गया था। और उनका डिमांड था कि छोड़ दिया जाए इनको, ठीक है, बट इतना जल्दी वो छोड़ने वाले थे नहीं। खैर ये हमारा पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर का 75% पार्ट खत्म हो जाता है। अब सिर्फ एक पोर्शन बच रहा है जो कि आपका मीनिंग ऑफ दलित। तो आइए दलित के बारे में भी जान लेते हैं। दलित के बारे में पता ही है क्या है नहीं है। जब दलित एक ऐसा एक निचला तबका माना जाता है हिंदू धर्म में। सो मीनिंग ऑफ दलित क्या है? दलित is a long used Hindi term for the most oppressed, denied basic human rights through systematic deprivation. Ambedkar's general applied it to the depressed classes under British rule. The identity marked those facing economic, social, political and cultural marginalization due to entrenched caste hierarchies. ठीक है, मतलब ऐसे लोग जिनको दबा दिया गया है, खुद एक सिस्टम इंसान ने बनाया, बोल दिया ये लोग तो निचले तबके के, इसको एकदम नीचे रखो। जो बेसिक ह्यूमन राइट है, पानी का, खाने पीने का, हवा का, चलने फिरने का, वो सब भी इनसे छीन लिया गया। वही है दलित। तो इनको राइट्स दिलाने के लिए अर्ली रिफॉर्म्स हुए। यहाँ पर फूले एंड सतिया सोदक, ज्योतिबा फूले लॉन्च द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंटी कास्ट इनिशिएटिव इन महाराष्ट्र, founding the Satya Sodak Samaj in 1873 to challenge ब्राह्मणियल डोमिनेंस। ठीक है, हुआ। बाकी इसमें मेन रोल आता है अंबेडकर जी का। तो अंबेडकर जी का पढ़ते हैं। अंबेडकर मास मोबिलाइजेशन 1924 से 1930 में। अंबेडकर जी ने बोला, अंबेडकर ट्रांसफॉर्म दलित पॉलिटिक्स इनटू रेडिकल राइट बेस्ड मूवमेंट थ्रू लीगल स्ट्रगल एंड डायरेक्ट सत्याग्रह। लीगल स्ट्रगल लिया, राइट सत्याग्रह का यूज किया, और उन्होंने ये जो एक बेसिकली है ना, मतलब धर्म से हटा करके रेडिकली राइट बेस, मतलब ये उनका हक है, ये हक बोल करके उसको उन्होंने यहाँ पर प्रायोरिटी दी। और ये प्रोटेस्ट उस नाम चलाया कि नहीं, ये तो एक बेसिक हक है जो कि दलित को मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, कैंपेन लाइक द यहाँ पर चवदार कैंपेन चला, लेक सत्याग्रह, रीस्टोर्ड वाटर इन राइट्स टू अनटच केबल्स एंड सिंबलाइज्ड शेयर सिविक एंटाइटलमेंट, ये सब उन्होंने किया। इनका मेन ये था, अगर ये चाहते थे अपने टाइम पे तो ये एक अलग देश बना सकते थे यहाँ पर सारे दलित को लेकर के, बट नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। इनका डिमांड ये था कि जो दलित हैं वो अपने देश में, हिंदुस्तान में ही क्यों ऐसे पिछड़े रहेंगे, वो पिछड़े नहीं रहना चाहिए। उनको भी बाकी सामान्य लोगों के जैसा एक रहने का अधिकार है। क्यों नहीं है, बिल्कुल है। उस चीज की इनकी लड़ाई थी बेसिकली। उसके लिए इन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स चलाए हुए। देखेंगे एक मूवमेंट भी चलाया था इन्होंने। ठीक है, Dalit mission and early political demands. So the 1919 Montague Chelmsford reforms recognized Dalits in India,
Politics in Madras, the Justice Party formed government and in 20 winning 63 of 98 seats. ठीक है, ये सब चीजें हुई। बाकी और देखो, यहाँ पे टेम्पल एंट्री सत्याग्रह चलाया गया था। तो श्री नारायण गुरु पिजावा लीडर जो थे उन्होंने 60 टेम्पल्स बनाए एंड लॉन्च्ड वैकोम सत्याग्रह 1924 फॉर लोअर कास्ट एक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर टेम्पल एंट्री अलाउड इन 1925। इसके अलावा सत्याग्रह यहाँ पर हुआ गुरुविहार 1931 में, लेड बाय सुब्रमण्यम, ए के गोपालन एंड पी के कृष्णा पिलाई। तो ये मूवमेंट चलाया गया कि जो दलित लोग हैं उनको भी मंदिरों में दाखिल होना देना चाहिए। कालाराम टेम्पल मूवमेंट हुआ इन कन्वर्जन का, तो एट नासिक में ये हुआ कालाराम टेम्पल एग्रीमेंट फॉर दलित एंट्री एंड रथ यात्रा पार्टिसिपेशन हुआ वेयर फ्लोटेड बाय अपर कास्ट शार्पनिंग रिलीजियस एक्सक्लूशन। अंबेडकर रिजेक्टिंग ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर्स embraced बुद्धिज्म with lacks of followed on 14 अगस्त 1956। तो यहाँ पर बुद्धिज्म को भी लिया गया उनका सपोर्ट। मतलब ओवरऑल यही था कि मंदिरों में दलित को आज भी, दलित के जो लोग जिनको दलित बोला जाता है, निचला तबका जिनको बोल दिया गया, उनको आज भी मंदिरों में बहुत सी जगह पे क्या, आई थिंक किसी भी जगह पे एंट्री नहीं मिलती है ना, नहीं मिलती है एंट्री। ठीक है, ये चीज है। चलो, तो ये तो था हमारा ये पूरा। फिर इसमें गांधी जी भी थे। गांधी जी के बारे में देखो, दलित मूवमेंट यहाँ पे चला, ये पूरा मैंने कंक्लूजन निकाला, जो अभी तक पढ़ा ना उसका ये कंक्लूजन पेज है, अच्छे से देख लेना। फिर गांधी जी भी यहाँ पे थे, उन्होंने तो हरिजन नाम का, हरिजन कह के पुकारा था और इनको दलित के लोगों को, और हरिजन नाम का एक यहाँ पे अखबार भी उन्होंने जारी किया था। तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ डिफरेंसेस थी दलित को लेकर के, और देखते क्या सोच में फर्क था। सो अंबेडकर आर्ग्यू टेम्पल एंट्री एंड शेयर्ड मील्स couldn't uproot caste, only socio-economic transformation and political power could secure dignity। इन्होंने बोला कि सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल पावर है वही लोग ये चीज को ठीक कर सकते हैं, मतलब जो लोग सत्ता में हैं टोटली वही ये सारे प्रॉब्लम्स को, कि ये टेम्पल में एंट्री क्यों नहीं दिया जाएगा। शेयर्ड मील्स, यहाँ पर पूरे ना फ्रूट शेयर्ड मील, भैया एक थाली में बैठे खाना नहीं खा सकते हो, साथ में खाना नहीं खा सकते हो, जिस थाली में वो खा रहा है, जिस थाली में वो पी रहा है वो आप यूज नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें। बट गांधी जी सॉ कास्ट एज अ ट्री, उन्होंने कास्ट को एज अ ट्री को देखते हैं, एंड अनटचेबिलिटी एज अ सीवीड, और अनटचेबिलिटी के बीच की तरह देखते थे, टू बी रिमूव, जो कि रिमूव होना चाहिए था। अंबेडकर डिमांडेड एनिहिलेटिंग कास्ट इटसेल्फ एंड बीट डेडिकेटेड दलित इंस्टीट्यूशन लॉज एंड रिप्रेजेंटेशन। देखो, गांधी जी देखते थे कि बहुत सा जो थोड़ा बहुत धर्म का मामला है वो उन पे छोड़ देना चाहिए, बट अंबेडकर बोलते थे नहीं, ये कुछ ऐसे इश्यूज है जिनको हमें ऐसा इंटरफेयर करके, जो सोशियो पॉलिटिकल पार्टी उनको इंटरफेयर करके ही ठीक करना होगा, हम ये धर्म के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस था। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए इनके दरमियान एक, आई थिंक एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, शायद पूना पैक्ट था, हाँ शायद वही था, साइन हुआ था। तो इनके बीच का वो जो भी मुठभेड़ था वो खत्म हुआ। बाकी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है यहाँ पर नमःशूद्र मूवमेंट। ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस साल 8 मार्क्स में पिछली बार आया था, इस साल 8 मार्क्स में आने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो पढ़ लेंगे। देखो, नमःशूद्र क्या था, इनको मैंने ऑफर चंडाल से बोला जाता था। ये पीजेंट्स थे एंड बोटमैन थे, बोटमैन कम्युनिटीज थे आउटसाइड द 4 वारनास, ऑर्गेनाइज अगेंस्ट सोशल ऑस्ट्रीम एक्स्ट्रा टैक्सेस फ्रॉम 1872 टू 1947। तो नमःशूद्र कौन थे, चंडाल्स कहते थे इनको, मेनली ये पीजेंट्स किसान थे, और बोटमैन थे जो कि वाराणसी के बाहर के एरिया में रहते थे। हरिचंद ठाकुर जो थे उन्होंने यहाँ पर फॉर्म किया था मतुआ रिफॉर्म, जो कि नमःशूद्र के नाम से भी जाना गया, और अर्ज किया एजुकेटेड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट हिज सन गुरुचंद सिक्योरल द ऑफिशियल यूज ऑफ नमःशूद्र 1911 सेंसस में यूज हुआ। इन्होंने कुछ स्कूल्स बनाए, कहाँ बनाए, ओराकंदी में, लेड कॉन्फ्रेंस एंड जनरल्स लाइक पटाखा। फिर डिटैच किया फ्रॉम कांग्रेस, मेनी अलाइंड विथ फजलुल हक्स कृषक प्रजा पार्टी आफ्टर 1919 रिफॉर्म्स, नमःशूद्र रिप्रेजेंटेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। फिर लिखाया गया, मतलब ओवरऑल इनका वही था, भैया हमें अपना हक वापस दो। ठीक है, ये चीज वही है, पढ़ लेना इसको आप लोग, ये डिटेल।
ये लास्ट में ये पेजेस आप पढ़ लेना थोड़ा सा नमक सूत्र के बारे में डिटेल में। 8 मार्क्स में आने का चांसेस बहुत कम है, 4 मार्क्स में आएगा। जितना चीज मैंने इस पेज में लिखा है 4 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए ये इतना मोस्ट इनफ है, क्योंकि 8 मार्क्स में वो दोबारा तो रिपीट नहीं करेंगे। पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर कवर अप कर ली है, और हमारा कुछ भी खास टॉपिक छूटा नहीं है, ठीक है। अगर एक दो छोटा टॉपिक छूट भी गया तो उसको आप कवर कर लेना बुक से, बाकी हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप कर ली है। और सो अभी तक हमने अपनी हिस्ट्री में ये समझा और ये पढ़ा कि किस तरीके से तमाम बुराइयों से लड़ते हुए हमारे लीडर्स ने सोसाइटी को रिफॉर्म किया, और किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हमने आजादी हासिल की। क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के बाद एट द एंड आखिरकार 1947 में हमें आजादी मिल जाती है, बट आजादी के बाद हिंदुस्तान के सामने आते कुछ नई परेशानियां, जिसमें सबसे पहला परेशानी होता है प्रिंसली स्टेट्स का। अब प्रिंसली स्टेट वो स्टेट होते हैं जहां पर किसी राजा या नवाब के द्वारा रूल किया जाता है और उनका ही शासन चल रहा होता है, गवर्नमेंट वहां पे अपना कोई भी रूल रेगुलेशन लागू नहीं कर सकती है। तो अंग्रेज ये फूट छोड़ करके गए थे, तो किस तरीके से उन प्रिंसली स्टेट्स को प्रॉपरली राजा नवाब को हटा करके हिंदुस्तान में शामिल किया गया, वो चीज के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 8 पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। और इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम था रिफ्यूजी का प्रॉब्लम। रिफ्यूजी मतलब जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आना जाना किए, तो कुछ लोग ऐसे थे जो जाना छूट गए। अब यह चूंकि बॉर्डर लाइन बन चुका था, तो दूसरे देश के लोग अगर हमारे देश में आए थे उनको रेफ्यूजी हम कह रहे थे। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया वो भी हम देखेंगे। तीसरा प्रॉब्लम था लैंग्वेज का। बेटा लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि एक जगह पे डिफरेंट लैंग्वेज के बोलने वाले लोग रह रहे थे, लेकिन उनमें मारधाड़ हो गया, कभी कभी मारपीट हो गया। तो लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर रीऑर्गेनाइज किए गए, बहुत सारे स्टेट्स का बंटवारा हुआ। उस चीज को कैसे हिंदुस्तान ने टैकल किया वो भी हम देखेंगे। सो मेनली ये 3 ब्रॉड टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हमें यहाँ पे कवर अप करनी है, और लास्ट में एक छोटा सा हमें ये समझना है कि किस तरीके से मेमोरीज जो है, ऑटोबायोग्राफीज जो है, उनमें 1947 में जो पार्टीशन हुआ और जो हिंदुस्तान की जो आजादी थी उसका दर्द और उसका हिस्टोरिकल व्यू कैसे मिलता है हमें, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। सो इतना बताने का सारी यही कि बेटा कॉपी कलम निकाल लो, मेरे कुड़िए बच्चों लोग कॉपी कलम निकाल लो, लिखना शुरू करो। निकाल लिया? निकाले कि नहीं निकाला? वरना चप्पल फेंक के मारेंगे यहाँ से। चप्पल कहाँ है? तो चप्पल नहीं है, खैर ठीक है, चप्पल फेंक के मारेंगे, मजा आएगा ना, ठीक है। निकालो चलो। देखो चाचा नेहरू हमारे, चाचा नेहरू, खैर हटाओ, चाचा नेहरू को क्या ही करेंगे। ओके, so India became independent on 15th August 1947 amid partition and communal violence. Jawaharlal Nehru served as the first prime minister until 27 मई 1964. जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे पहला प्राइम मिनिस्टर वो बने 27 मई 1964 तक वही थे। Shaping politics and constitutional parties in the early post colonial era, पार्टीज को बनाया, पूरा शेप अच्छे से बनाया। मेजर कॉलोनियल एरा को इन लोगों ने जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व किया, जैसे कि वाइल अर्जेंट टास्क इंक्लूडिंग 552 प्रिंसली स्टेट्स थे बेटा, जिसमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स वैसे ही शामिल हो गए, बस सरकार ने बोला वो समझे बूझे वो आ गए, शामिल हो गए। लेकिन कुछ होते ना ढीठ, वो ढीठ थे, डायरेक्ट शामिल नहीं हुए, तो उनके लिए यहाँ पर लात जूता का इंतजाम किया गया और लात जूता से ठीक किया गया उनको। So integrating princely states में देखो क्या था। So 552 princely states covered about 48% of territory and 20% of population, उस टाइम की बात हो रही है। Rural inequality over half poor, 22% landless, 25% with under 1 acre and 2/3 with arable landed, ये सब थे। So outcome क्या हुआ देखो, यहाँ पर एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया। सबसे पहले ये एक स्टेट डिपार्टमेंट बना 27 जून 1947 में अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल विथ की एड वीपी मेनन। वीपी मेनन साहब भी वहां पे शामिल थे, लीड कर रहे थे सेशन, ठीक है। एक कम्युनिटी बनाई गई और यहाँ पर क्या था, तो आउटकम्स हुआ कि 216 स्टेट्स मर्ज्ड इनटू एडजेसेंट प्रोमिनेंस, 275 कंबाइंड इनटू 5 यूनियंस, 61 अटैच्ड टू 7 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स एडी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो बहुत सारे शामिल हो गए, बहुत किसी को स्टेट का ओहदा दिया गया, बहुत किसी को यूनियन टेरिटरी का ओहदा दिया गया। सो व्हाइल मेनी ज्वाइंट रीडली और अंडर प्रेशर, लार्ज स्टेट्स लाइक हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, इन लोगों ने डिले किया, रिलाइंग ऑन देयर ओन आर्म्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बड़े थे, थोड़ा आर्म्ड स्ट्रेंथ था, मजबूत थे, उन लोगों ने लड़ेंगे, हम अकेला रहेंगे, तुम अपना मनाओ भैया, तुमको जो कानून लाना लाओ, हम अपना कानून बनाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, शामिल तो होना पड़ेगा।
ठीक है, ये वही पार्ट है। तो सबसे पहले आओ देखते हैं जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया। जूनागढ़ में क्या था, डिस्पाइट ए हिंदू मेजोरिटी द नवाब ऑप्ट फॉर पाकिस्तान, मास प्रोटेस्टेड फॉर इट्स फ्लाइट टू सिंध, दीवान शाह नवाज भुट्टो शॉर्ट इंडियन री इंटरवेंशन। तो यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू की थी, लेकिन जो नवाब था वो मुस्लिम था, तो वो चाहता था पाकिस्तान से में शामिल होना, वो चाहता था पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब जूनागढ़ कहाँ इंडिया में इधर पड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा पाकिस्तान, वो बताओ, अच्छा बात नहीं है ना। लेकिन पब्लिक ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, पूरा सत्ता पलट कर दिया इसका, और उसका इंडियन फोर्स भी यहाँ पर आई, इनेबल्ड फ्रीडम फ्रीडम जूनागढ़ एसेटेड इन 1947 में इसको शामिल कर लिया गया, और एंड फरवरी 1948 में वोट इंडोर जो सेशन हुआ, ये सेशन भी शामिल कर लिया गया कि भैया हाँ, इनको अब कोई आजादी नहीं है, आपका हक सारा छीन लेगा, आपको नवाब बन के रहना, आप नवाब बन के रहिए अपने घर में, जूनागढ़ में नहीं, निकल लीजिए। पटेल्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल, इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हुआ। यहाँ पे मेन जो ये जूनागढ़ जो शामिल हुआ था हिंदुस्तान में, वो मेन जूनागढ़ का शामिल होने का जो रीजन था वो था आपका क्या, बोलो, वो था क्या? सो मेन जूनागढ़ का हिंदुस्तान में शामिल होने का रीजन था आपका कि बेटा वहां पे मेजोरिटी पब्लिक ही हिंदू की थी और वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। दूसरा कश्मीर का मामला ले लो। तो यहाँ पे क्या था भाई, 75% मुस्लिम पॉपुलेशन एंड बॉर्डर्स विद बोथ डोमिनेंस, ये तो बॉर्डर में था हिंदुस्तान पाकिस्तान का। कश्मीर फेस्ड इंटेंस प्रेशर, शेख अब्दुल्ला कैंपेन फॉर ज्वाइनिंग इंडिया, ये आजाद होना चाहते थे बेसिकली। इसके जो राजा हरि सिंह थे यहाँ पे, महाराजा हरि सिंह, ठीक है, वो यहाँ के राजा थे, वो हिंदू थे, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम की थी। लेकिन ये चाहते थे ऐसे इंडिपेंडेंट रहना, बट हो नहीं पाया, क्योंकि देखो हुआ क्या, आफ्टर मॉन्टबेन्स जून 97 विजिट एंड गांधीज आउटरीच, महाराजा हरि सिंह एग्रीड टू एसिड पाकिस्तान बैक ट्राइबल फोर्सेस, पाकिस्तानों ने यहाँ पर कश्मीर पे कब्जा करने के लिए 21-22 अक्टूबर के दौरान यहाँ पे श्रीनगर यानी कश्मीर में हमला कर दिया। अब इससे बचने के लिए मदद मांगा महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान से, तो मदद का तो वादा किया, मदद किया भी, लेकिन उससे पहले एसेशन में साइन करा लिया गया कि बेटा मदद हम कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो हम ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, है ही क्या, मतलब क्या ही औकात है, बाहर निकाल ही देंगे, लेकिन तुमको फिर हिंदुस्तान में शामिल होना होगा। तो वो एसेशन साइन कर लिए गए। Following accession, Indian troops airlifted in 26 October 1947. India appealed to the UN Security Council, which urged disengagement. Pakistan retained roughly one-third as आजाद कश्मीर और पीओके, कुछ हिस्सा उन्होंने यहाँ पे कर लिया था कब्जा, जिसको आजाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं। ठीक है, ये था पाकिस्तान का कहानी। लास्ट हैदराबाद में पोलो नाम का एक मतलब पोलो प्रोग्राम चलाया गया था, पोलो ऑपरेशन। सो यहाँ पे था निजाम जो थे, निजाम हैदराबादी हमारे, वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू की थी। विद ब्रिटिश एंड पाकिस्तान सिंपैथी बैक्ड बाय MIM एंड द आर्म्ड राजाकार्स, कांग्रेस मोबिलाइज्ड एंड अ कम्युनिस्ट लेड पीजेंट्स रिवॉल्ट स्प्रेड इन तेलंगाना। सो आफ्टर अ जॉइंट अल्टीमेटम, इंडिया फोर्सेस अंडर जैन चौधरी एंटर्ड 13 सितंबर 1948 में यहाँ पर निजाम ने सरेंडर कर दिया, और 18 सितंबर में अराउंड 40,000 लोग यहाँ पे डाइड हुए थे ऑपरेशन पोलो में। लेकिन फॉर्मली इंटीग्रेट हुआ 26 जनवरी 1950 में ये शामिल हो गया, एंड रीऑर्गेनाइज इन 1956 अमंग आंध्र प्रदेश, मुंबई एंड मैसूर। ठीक है, बाकी सब भी यहाँ पर रीऑर्गेनाइज हुआ। तो ये था हमारा क्लियर सा बात। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है किसका, हाँ रेफ्यूजी का, वो देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था रेफ्यूजी में बेटा, द स्टेट बिल्ड लार्ज रेफ्यूजी कॉलोनीज एंड कैंपस, जादवपुर, भागा जतीन, गांगोली, बगन, बिजोयगढ़ इन कैलकाटा, ये सब मतलब एक मतलब रिलीफ कैंप बनाया गया। यहाँ पर देखो पढ़ लेना, ठीक है, ये सब रिलीफ कैंप बनाया गया। फिर एक नेहरू लियाकत पैक्ट भी साइन हुआ कंट्रोवर्सी में। ये बेसिकली कंट्रोवर्सी खत्म करने का ये था, क्योंकि दोनों तरफ रिफ्यूजी का प्रॉब्लम था, सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी था, तो दोनों तरफ से रिफ्यूजी का प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। सो डिस्पाइट द 1950 दिल्ली नेहरू लियाकत एग्रीमेंट, हिंदू इन्फ्लोज फ्रॉम ईस्ट बंगाल कंटिन्यूड, मुस्लिम रिटर्निंग टू वेस्ट बंगाल। हुआ यहाँ से मुस्लिम भी वापस आ रहे हैं या फिर वापस यहाँ से जा रहे हैं, और वहां से भी हिंदू इंडिया में आ रहे थे, वो सब हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू प्रायोरिटाइज रिस्टोरिंग मुस्लिम प्रॉपर्टीज एंड रिटर्न इन ईस्ट बंगाल
एंड शोड लिमिटेड कॉन्फिडेंस इन डॉक्टर बीसी रॉय। तो जो लोग यहाँ से घर बार छोड़ के चले गए, उनके घरों को सरकार ने अपने अंडर ले लिया, और जो लोग वहां से आ रहे थे यहाँ पे, उन लोगों को वो चीज सौंप दिया। वही काम कुछ हद तक पाकिस्तान में भी आई थिंक किया ही गया होगा, बट कुछ कह नहीं सकते उन लोगों का। Approach provoking criticism that Hindu refugee property claims were neglected due to Kashmir link sensitive issue। तो वहां पे थोड़ा बहुत देखो, जो कि हिंदू लोग थे, जो अपने प्रॉपर्टी छोड़ के जो भागा है कश्मीर से, उनका प्रॉपर्टी सरकार अंडर में नहीं ले पाई, कहीं ना कहीं वो लोगों के अंदर ही वहां पर चला गया कब्जे में। ठीक है, ये चीज था। पॉलिसी डिस्प्यूट एंड रेजिग्नेशन के बारे में बात करो, कुछ हुआ लफड़ा यहाँ पर, आओ देखते हैं। So Dr. Syama Prasad Mukherjee and ministers like Satish Chandra Neogi urged an exchange of people and property, drawing sharp opposition from Nehru on sound of political morality. Heated of Lok Sabha debate followed on 25 1950। ये बेसिकली एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैंने आपके लिए डाला है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ कुछ झमेला हुआ था जिसके दौरान इन लोग किसी एक रेजिग्नेशन भी देना पड़ा, और ये नेहरू लियाकत पैक्ट से रिलेटेड ही था, कुछ रिफ्यूजी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही था। बट एट द एंड देखो, रिफ्यूजी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया गया कैसे? रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया, पहले पब्लिक डिस्क्लोजर बनाया गया। पहले बोला भाई रिफ्यूजी सेंटर बनाओ, वहां पर रखो लोगों को, और उसके बाद ये पूरा पार्ट ऑफ पढ़ लेना। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को यहाँ पर घर अलॉट कर दिया जाएगा। फिर जो यहाँ पे आ चुके उसकी आइडेंटिटी मार्क होगी, मतलब आइडेंटिटी बनाओ, नाम पता वगैरह कहाँ रह रहा है खासतौर से, और उसके बाद आपका काम धंधा देने का काम शुरू। काम दो तभी दोगा। ठीक है, ये चीज हुआ। मेमोरी एंड टेस्टिमोनी ये है, ये तो आपके पढ़ने के लिए, आप देखो पहले ही बता चुका हूं मैं, हम चैप्टर 4 और 5 में पढ़ चुके हैं मेमोरी एंड टेस्टिमोनी के बारे में। इसको आप पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। कुछ कुछ बुक्स के नाम यहाँ पे जो मेंशन है वो बुक इंपॉर्टेंट है, वो आपको खास तौर से याद करने हैं। ठीक है, इस साल ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, फिर भी आप पढ़ लेना। हाँ, अब लैंग्वेज के बेसिस पर यहाँ पे जो ट्रिगर वो मैं आपको समझा देता हूँ, और उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। कौन सा बोलो? यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये जो एसआरसी आप देख रहे हो, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। 1956 में एक एक्ट भी बनाया गया था यहाँ पर। ठीक है, मैप लेवल ये आउटकम्स हमारा। तो सबसे पहला जो था अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक आंध्र प्रदेश है जो सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पर वो डिवाइड हुआ था। ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, मैं ये सब चीजें आप लोगों के पढ़ने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, पढ़ लेना इसको, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पे यही प्रॉब्लम हुई थी। बच्चों समझ में आया, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ, जैसे कि क्योंकि देखो तेलुगु बोलने वाले लोग एक जगह ज्यादा है और वहां पे दूसरे लैंग्वेज के लोग थोड़े कम है, तो वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई लोगों के बीच में, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना। तो वो लोग चीज को सॉल्व करने के लिए एसआरसी बनाया गया, उन सारे जगहों को मॉनिटर किया गया कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जेवीवी कमेटी भी बनाई गई यहाँ पर। फिर आंध्र प्रदेश सबसे पहला था, इसके बाद आंध्र प्रदेश फॉलोड, यहाँ पे फिर और भी बहुत सारे लोग सामने आए जो कि लैंग्वेज बेसिस पर जो स्टेट बना। ठीक है, बस इतना ही है, ये आप पढ़ लेना, इसमें और कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं। ये चैप्टर छोटा था इसलिए हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बाकी कुछ चीजें आपकी पढ़ने के लिए मैंने छोड़ी है, तो वो चीजें आप याद से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे हम खत्म करते हैं, और बधाई।